हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 22 ऑफ जुलाई से लेके 28 ऑफ जुलाई तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने जो है वो अपनी पुरानी वाली वीडियो कंप्लीट कर ली होगी और उसके साथ जो जो स्टैटिक ऐड होता होगा वो आपने ऐड कर लिया होगा। और अभी अभी रिसेंटली सीईटी का पेपर हुआ है, सीईटी के पेपर में भी वही क्वेश्चन है करंट अफेयर के जो आपको यहाँ पर कराए जाते हैं और जो आपको एक्स्ट्रा स्टैटिक ऐड करवाया जाता है, वहाँ से 3-4 क्वेश्चन मैंने देखे हैं। ठीक है, तो मैं यही आपसे आशा करती हूँ कि आप एक बार बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को देखा करो। जो स्टैटिक आपके पास होता है वो जरूर नोट करा करो क्योंकि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखवाया जाता है आपको। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट पहला सेक्शन। जैसे कि आप सबको पता है, पहले आपको क्या कंप्लीट करने होते हैं। जो प्रीवियस वीक के क्वेश्चंस हैं वो आप कंप्लीट करेंगे और इसके आंसर्स आप हमें यूट्यूब पे दे देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ के कितने क्वेश्चन अब आपके पास 10 और इन 10 के आंसर आप हमें दे देंगे। और आज हम अपना पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू करते हैं और सेक्शन का नाम क्या आता है आपके पास, अपॉइंटमेंट और पर्सन इन न्यूज। ठीक है, तो आज हम सबसे पहली ही न्यूज कौन सी वाली पढ़ने जा रहे हैं, रेजिग्नेशन पे यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, किसका रेजिग्नेशन हुआ है तो आप याद रखेंगे जगदीप धनखड़ का। ये बात छुपने वाली भी नहीं थी, ये बात सबको पता थी। ठीक है, और क्यों इनका रेजिग्नेशन हो रहा है, ठीक है, ये भी आप सबको पता है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बार बार ये चीजें बतानी चाहिए और कोई हम कंट्रोवर्शियल पॉइंट इसमें नहीं देखेंगे। हम अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पर जगदीप धनखड़ के बारे में और डिटेल में जो जो फैक्ट ऐड होता होगा उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो कहता है यहाँ पर हमारे पास जगदीप धनखड़ जो कि अभी 2022 में, ठीक है, अगस्त 2022 में हमारे पास क्या बने थे, वाइस प्रेसिडेंट बने थे। और ध्यान देना ये जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही बाय डिफॉल्ट कौन होता है बच्चे, वही चेयरमैन होता है कहाँ का, राज्यसभा का। ठीक है, हम सबको बताया, हम सब ने पॉलिटी में इसे अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि आर्टिकल 63 कहता है, आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 71 डील करता है किसके साथ, तो आप याद रखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के साथ डील करता है। बट अगर मैं बात करूं आपके पास यहां से कौन सी वाली, अगर मैं बात करती हूं कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये आर्टिकल नंबर 64 है। मैंने आपको क्लासेस में कई बार ये कराया हुआ है कि जो आर्टिकल नंबर 64 है वो कहता है कि जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा, मैं रिपीट कर रही हूं, जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा वही बाय डिफॉल्ट क्या होगा हमारे पास, राज्यसभा का चेयरपर्सन भी होगा। ठीक है, तो गौर करना, 2 सीट्स वैकेंट हुई हैं, 2 सीट खाली हो रही हैं। एक अगर आप गौर करेंगे एज ए वाइस प्रेसिडेंट और एक एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये आपको क्लियर रखना है। कहता है हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो पहली कौन सी है, तो पहली कौन सी आती है, तो फर्स्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है आपके पास प्रेसिडेंट साहब की, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो पहले किसकी है, प्रेसिडेंट की यहां पर, और उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्ट किसकी है, वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है, अगला कहता है अब इनके जाने का कारण क्या है, क्या इन्हें निकाला गया है, क्या इनका रिमूवल हुआ है, क्या इनका इम्पीचमेंट हुआ है, कुछ नहीं, ये अपने हेल्थ ग्राउंड्स की वजह से यहां से छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी पोस्ट को छोड़कर जाने के लिए, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो बेटा अब पॉलिटिकल एजेंडास क्या है हम उस पर नहीं जाएंगे, हम तो अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वो हम छोड़ेंगे। बट हमें याद रखना है कि ये मतलब किस ग्राउंड्स पे बाहर जा रहे हैं, तो हेल्थ ग्राउंड पे बाहर जा रहे हैं। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, क्या ये पहले उपराष्ट्रपति हैं जो ऐसा कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बेटे। इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है, तीसरे नंबर के। इनसे पहले कौन थे, तो गौर करेंगे वीवी गिरी। वीवी गिरी ने रिजाइन दे दिया था और साथ साथ आर वेंकटा रमन, इन दोनों ने अपनी पोस्ट को छोड़ा था। कौन से इलेक्शंस के लिए, तो आप याद रखेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए। ठीक है, मतलब आने वाले टाइम पर इनके टाइम पीरियड पे आप ऐसा कहोगे, इन दोनों के टाइम पीरियड पे कौन से इलेक्शन होने जा रहे थे यहाँ पर, तो इलेक्शन होने वाले थे प्रेसिडेंट के, और इन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट की सीट छोड़ दी थी इलेक्शन आप प्रेसिडेंट बनने के लिए या प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है, कौन सा आर्टिकल कहता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो अपनी सीट को छोड़ सकते हैं अपने टेन्योर से पहले, तो गौर करना है। तो कहता है ही सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन। अब हम यहाँ से पेपर का क्वेश्चन निकालेंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भी द्रौपदी
द्रौपदी मुर्मू। और ध्यान रखना है कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल नंबर 67 क्लॉज ए कहता है आपके पास यहाँ पर कि जो जो उपराष्ट्रपति होते हैं या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं किसको, अपने प्रेसिडेंट को। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके साथ अगला क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चा, अब ये तो हमें क्लियर हुआ वाइस प्रेसिडेंट के तवज्जो पे। अब यहाँ पर समझो क्या लिखा हुआ है, कहता है जो आर्टिकल नंबर अपने पास 91 है, गौर करना, अब 91 आ गया तो पार्लियामेंट आ गया ना थोड़ा सा, तो आर्टिकल नंबर जो 91 है वो कहता है जब भी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, ध्यान से सुनना, अगर वाइस प्रेसिडेंट की सीट जा रही है तो साथ ही साथ राज्यसभा की चेयरमैन की सीट भी जा रही है, ध्यान रखना, तो कहता है उनकी जगह पर कौन आएंगे, उनकी जगह पर डिप्यूटी चेयरपर्सन आएंगे। बेटा मैं रिपीट कर रही हूं, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की बात नहीं कर रहे हम, जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ थे वो, और किसके चेयरपर्सन थे, राज्यसभा के, तो राज्यसभा के चेयरपर्सन के तौर पर कौन आएगा वहां पर आएगा डिप्यूटी चेयरपर्सन। जब तक कौन नहीं आ जाता है, जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाता या जब तक नया चेयरपर्सन नहीं आ जाता है। कहता है हरिवंश नारायण सिंह, जो कि अभी कौन है हमारे पास, डिप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, वही अब चार्ज संभालेंगे। और कौन से सेशन को संभालेंगे, क्या लिखा हुआ है वहां पर, मॉनसून, बात करेंगे इसके बारे में भी। कहता है प्रेसिडेंट आस्क जगदीप धनखड़ टू कंटिन्यू और अ न्यू वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, तो अब ये तो वो जा रहे हैं तो उनसे पूछा जाएगा ठीक है कंटिन्यू करना या नहीं, और नहीं है तो फिर नए उपराष्ट्रपति को लाकर फिर वहां पर बिठाया जाएगा। ठीक है, कहता है इलेक्शन टाइम पीरियड एज पर द आर्टिकल 63 to 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल 1974 विच गवर्न द इलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कहता है, अब इसमें क्या लिखा गया है, कहता है इस रूल्स के अकॉर्डिंग कहता है जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट होगा वो कितने दिनों के अंदर इलेक्ट हो जाना चाहिए, तो विद इन 60 डेज के अंदर वो इलेक्ट हो जाना चाहिए ऑफ द रेजिग्नेशन, मतलब सितंबर 2025 तक नए उपराष्ट्रपति को चुन लिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये था आपके पास टॉपिक, और ये था आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, किसके साथ डील करता था, जगदीप धनखड़ के साथ यहाँ पर डील करता था। ठीक है, चलिए आइए अब हम क्या क्या स्टैटिक जोड़ सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे, और क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आप सभी एक टॉपिक पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर जो कि पार्ट नंबर 5 आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसे नाम दिया जाता है बच्चे यूनियन एग्जीक्यूटिव। क्या नाम दिया जाता है इन्हें, यूनियन एग्जीक्यूटिव का नाम दिया जाता है। ठीक है, देखिए जब भी हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट किसकी आ जाती है हमारे पास, प्रेसिडेंट। सेकंड कौन आते हैं बेटा हमारे पास, वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड कौन आते हैं हमारे पास, प्रधानमंत्री। फोर्थ आप काउंट कर सकते हैं प्रधानमंत्री की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और याद रखना है अगला फिफ्थ क्या आता है आपके पास, यहाँ पे फिफ्थ आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखना यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट कौन थे, तो एक पार्ट कौन थे, जगदीप धनखड़, और कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। क्लियर हो गया। सेकंड अगर हम बात करते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट का मॉडल है, गौर करना, मतलब कि जो प्रोसेस है वाइस प्रेसिडेंट की, या वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, ये कहां से लिया गया है, तो आपने याद रखना है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको यहां पर लिया गया है। ठीक है, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो आप याद रखेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। ठीक है, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आया है तो पेपर का क्वेश्चन निकाल लेंगे, यहां से हमने क्या क्या लिया हुआ है, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कहां से लिया गया है, तो आप याद रखेंगे उनको लिया गया यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सुना होगा आपने इसके बारे में भी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू, ये भी कहाँ से आता है बच्चे, तो ये भी कहाँ से आता है आपके पास, ये भी यूएसए से लिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ध्यान देना कौन सी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट, ये इसके साथ यहाँ पर कवर किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सब हमने कहाँ से ले रखा है, तो आप याद रखेंगे यूएस से या फिर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट। अब हम और क्या जोड़ सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब के साथ, तो आप जोड़ेंगे, देखिए अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इलेक्शंस की, तो गौर करेंगे जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। तो गौर करना, जो कौन होते हैं बच्चे, इलेक्टेड, ध्यान देना, प्लस कौन से वाले, नॉमिनेटेड, कहाँ के एमपीज, ये जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड एमपी होते हैं। ठीक है, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, वो यहाँ पर आते हैं और कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अगला, इसके अलावा याद रखेंगे आप, नो स्टेट असेंबलीज पार्टिसिपेट। ठीक है, तो याद रखना स्टेट असेंबलीज यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो स्टेट असेंबलीज होती हैं वो पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं करती हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बन गया अपने पास। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया आर्टिकल कौन सा है। ठीक है, और उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या होती है बच्चे, अगर किसी को भी उपराष्ट्रपति बनना है तो पहला तो आप सबको पता है, पहला तो वही यूनिवर्सल पॉइंट है, सिटीजन ऑफ इंडिया, याद है आप सबको, और प्लस कितने साल उम्र होनी चाहिए, 35 साल, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया हमारे पास एक और क्वेश्चन। अब स्टैटिक का एक और क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम यहाँ पर और वो जोड़ते हैं। ठीक है, गौर करना, देखो अगर हम बात करते हैं इंडिया के पहले उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन आते हैं बच्चे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनकी याद में हम क्या मनाते हैं, कौन सा डे मनाते हैं, तो आप सबको पता है 5 सितंबर हम क्या मनाते हैं, इस दिन टीचर्स डे मनाते हैं। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया हमारे पास। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो यही पर्सन कौन बने बेटा, तो यही फर्स्ट चेयरमैन बने। गौर करना, फर्स्ट चेयरमैन बनते हैं किसके, राज्यसभा के। ठीक है, और पिछले ही हफ्ते आपने पढ़ा था कि राज्यसभा के अंदर 4 लोगों को क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और राज्यसभा के साथ जो फैक्ट बनते हैं वो भी हम यहाँ पर जोड़ चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए ही हैं तो इनसे एक क्वेश्चन जोड़ लो पेपर का। वो क्वेश्चन ये है कि ही वॉज वन, अच्छा देखो, जो भारत रत्न है, ठीक है, ही वॉज दी फर्स्ट, कह सकते हैं फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ, ऐसे लिखेंगे आप, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। ठीक है, वैसे भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया था इनिशियली, 3, उनमें से कौन कौन है, तो एक सीवी रमन है, एक सी राजागोपालचारी है, और एक नाम आप किसका याद रखेंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन का। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक किसके साथ का यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के साथ का। ठीक है, अब बीच में एक चीज और आई थी जब अभी हम पढ़ रहे थे, दैट इज मॉनसून सेशन। ठीक है, कौन सा वाला था, मॉनसून सेशन। ठीक है, ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट के अंदर आप सबको पता भी होगा इसके बारे में, पार्लियामेंट के अंदर 3 सेशन होते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है अपने पास, सबसे पहला आता है बजट सेशन। कौन सा आता है सबसे पहला, बजट, और बजट सबसे ही लंबा सेशन भी यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, कब से कब तक चलता है, तो फरवरी से लेकर मार्च तक चलता है अपने पास। कौन सा, ये आता है बजट सेशन। तो ये हो गया पहला। सेकंड कौन सा हुआ, तो सेकंड हुआ मॉनसून सेशन, और ये कब होगा आपके पास, तो जुलाई अगस्त वाला जो सेशन होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा आपके पास मॉनसून। और इसके बाद तीसरा होता है विंटर सेशन, याद रखेंगे आप यहाँ पर। और विंटर सेशन कब होता है, तो जो नवंबर और दिसंबर का टाइम पीरियड होता है उसे कहते हैं हम यहाँ पर विंटर सेशन। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से, ठीक है, मॉनसून और विंटर में से शॉर्टेस्ट कौन सा होता है। लॉन्गेस्ट मैंने आपको बता दिया बजट, शॉर्टेस्ट आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कहता है जो अपॉइंटमेंट कमेटी है कैबिनेट की, जिसके हेड कौन है यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने अप्रूव कर दिया है किसकी अपॉइंटमेंट को, तो ध्यान देंगे अजय सेठ को क्या बना दिया गया है, नया चेयरपर्सन बना दिया गया है किसका, इंश्योरेंस रेगुलेटरी। गौर करना, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है ये। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है, रिपीट करेंगे, जो
जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? अजय सेठ बने हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो जितना भी इंडिया में, गौर करना, इंडिया में जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर है, रिपीट करेंगे, इंडिया के अंदर जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर है उसको संभालना, उसको मतलब देखना या उस पर रेगुलेशन करना, सुपरविजन करना, डेवलपमेंट देखना उसकी, ये सारा काम किसका है? तो आप याद रखेंगे किसका काम है? IRDAI का, ठीक है। उनका टर्म कितने सालों का है बच्चे? या तो 3 साल या तो कितना लिखा है यहाँ पे 65 वर्ष की उम्र, ये याद रखेंगे जो पहले आएगा। अब IRDAI के बारे में सीखते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपको याद है स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा पास करके बनाई जाती हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमन, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलते हैं? हैदराबाद, तेलंगाना, याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ पर आते हैं हेडक्वार्टर? हैदराबाद, तेलंगाना में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो वैसे हमें नहीं याद रखना है, पर आप सीख सकते हैं कि कंपोजिशन के अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? कंपोजिशन की, IRDAI की। तो इसमें से एक कौन होता है बच्चे? तो आप याद रखेंगे एक कौन होगा? चेयरमैन, और 5 होते हैं फुल टाइम मेंबर, याद रखेंगे 5 कौन होते हैं? फुल टाइम मेंबर, और उसके अलावा 4 कौन होते हैं? 4 होते हैं पार्ट टाइम मेंबर, ठीक है। तो ये आपने क्लियर रखना है, 5 कौन होते हैं? फुल टाइम, और 4 कौन होते हैं आपके पास? पार्ट टाइम मेंबर यहाँ पर होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और इन सबको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकता है आपके पास, ये जो IRDAI है, ठीक है, इसके साथ आप ऐसा कह सकते हैं कुछ अलाइन किया गया, अलाइन मतलब इसके साथ कुछ जोड़ा गया है, या फिर अगर हम बात करें एक ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया का एक टारगेट चल रहा है कि इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, और कुछ याद होगा तो 2047 वही डेडलाइन है जब हम भारत को विकसित भी कर रहे हैं, याद रखना है, ठीक है। और इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 का एम है कि जितने भी सिटीजन हैं वो क्या ले सकें? एक अच्छे तरीके की लाइफ, एक हेल्थ या फिर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर ले सकें, ठीक है, ताकि कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो उससे वो यहाँ पर बच सकें, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया हमारे पास एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगला आता है प्रेसिडेंट ऑफ UNGCNI, ठीक है। अब पहले तो ना इसका मतलब समझो ताकि आपको ये न्यूज समझ में आती है, ठीक है, गौर करते हैं। देखिए, जब हम किसकी बात करते हैं? UNGCNI, अब इसका फुल फॉर्म क्या है? पहले ये देखो, पहला फुल फॉर्म है इसका यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया। क्या नाम है? ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है। देखो बेटा, इसकी स्थापना एक्चुअली में कब हुई थी? तो आप याद रखेंगे ये बना था ईयर 2000 में। कब बना था ये? ईयर 2000 में इसको बनाया गया था। क्या इसका मेन एम है? गौर करते हैं, इसका मेन एम है बेटा कि जो इंडियन बिजनेसेस हैं, जो सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उन सबको, मतलब यहाँ पर उन सबको जो है, उनको जो है वो 10 यूनाइटेड नेशन, जो ये GC है आपके पास, इसके प्रिंसिपल से जोड़ना है, ठीक है। मतलब समझाती हूँ, ईजी भाषा में समझते हैं, समझो। कहता है जो विशाली निगम सिन्हा है, ठीक है, को फाउंडर एंड चेयरपर्सन सस्टेनेबिलिटी रिन्यू प्राइवेट लिमिटेड, इनको क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट बनाया गया किसका? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया का, ठीक है। और कब से कब तक के लिए? 2025 से 27। और ये क्या बनी है? पहला प्राइवेट सेक्टर लीडर होंगी ये, जो कि इस प्रकार से किसी आर्म को हेड करने जा रही है, ठीक है। अब समझते हैं क्या है, समझो। देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि इसमें क्या क्या किया जाएगा? जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी इंडिया के अंदर बिजनेसेस हैं, जितनी भी सिविल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हैं, उनके मतलब इसके जो UNGCNI है, इसके 10 प्रिंसिपल्स हैं, उनको अचीव करने की बात हो रही है। तो कहता है इसमें क्या क्या किया जाएगा? इसमें जेंडर इक्वालिटी, उसके अलावा क्या लिखा है? क्लाइमेट एक्शन, वाटर रेजिलियंस और सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, क्या लिखा है? कहता है जो विशाली निगम
निगम सिन्हा है, लीडरशिप जो इनकी लीडरशिप होगी वो क्या करेगी यहाँ पे, गवर्निंग काउंसिल विल प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ फॉरवर्ड फास्टर इनिशिएटिव। ये ग्लोबल कैंपेन है जिसमें क्या करना है, जिसमें हमें फास्ट ट्रैक करना है किसको बच्चे, यहाँ पे प्रोग्रेस को, और कौन सी वाली प्रोग्रेस को, कौन से टारगेट अचीव करने हैं हमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करना है। ठीक है, आप सबको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, 17 हैं। कितने टारगेट्स हैं, तो आप याद रखेंगे 169 टारगेट्स हैं, और इन सबको हमें अचीव करना है कब तक, 2030 तक। ही आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे कहता है UNGCNI एक इज द इंडियन लोकल नेटवर्क ऑफ UNGC, और याद रखना इसका काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो बोलने का मतलब हो गया कि जितने भी ये बिजनेसेस वगैरह हैं उनका एम है कि मतलब इन 10 टारगेट्स को यहाँ पर अचीव करना। ठीक है, अगला करंट अफेयर आता है, रवांडा के नए PM बने हैं। अब पहला क्वेश्चन, रवांडा आता कहाँ पर है और रवांडा कहाँ पर है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए रवांडा एक्चुअली में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। गौर करना, कैसी कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, और किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो आप गौर करेंगे किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बुरुंडी है, यहाँ पर तंजानिया है, यहाँ पे तंजानिया, उसके बाद युगांडा, और कौन सा आता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ आ जाता है आपके पास, कॉन्गो आ जाता है, याद रखना है। ठीक है, रवांडा को ध्यान रखना, रवांडा को लैंड ऑफ थाउजेंड्स हिल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, लैंड ऑफ 1000 हिल्स भी कहा जाता है। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो टोपोग्राफी है वो ज़्यादा करके कैसे है, ज़्यादा करके माउंटेनियस ए रीजन यहाँ पर ज़्यादा हिली ज़्यादा है, इसीलिए इसको इस तरीके से कहा जाता है। क्लियर हो गया। और याद रखना है यहाँ से 2 मेजर रिवर निकलती है, 2 मेजर रिवर। ठीक है, उसमें से एक आप याद रखेंगे, एक कौन सी आ जाएगी आपके पास, नाइल, और एक आप याद रखेंगे कॉन्गो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, और अभी मैंने शायद आपको कल परसों पिछले लेक्चर पे भी बताया था कि नाइल जो है वो कौन से रिवर आती है, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। कौन सी रिवर है आपके पास, लॉन्गेस्ट रिवर है, और यही अभी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ वहां पर क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारे पास यहाँ पर। चलिए अगले वाले पे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, आइए अगला कहता है RBI का जो सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर है, ध्यान से समझना, कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा है अनुराधा ठाकुर को, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इनको क्या बनाया गया है, डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द RBI। ठीक है, तो RBI का जो सेंट्रल बोर्ड है उसका डायरेक्टर किसे बनाया गया है, तो आप याद रखेंगे किसे बनाया गया है, यहाँ पर आप क्लियर रखेंगे अनुराधा ठाकुर को बनाया गया। ठीक है, उसके अलावा एंड बिकमिंग वन ऑफ द 2 गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर्स। अदर नॉमिनी RBI के अंदर कौन कौन है ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे, और ज़्यादा काम का है नहीं। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, RBI के बारे में। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम RBI की बात करते हैं तो RBI के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बॉडी कौन सी आती है आपके पास, ये आती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ, क्या नाम आता है इसका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, याद रखना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कितने लोग होते हैं, तो आप याद रखेंगे टोटल यहाँ पर कितने लोग होते हैं, 21, और 21 को भी आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है कितने टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में। ठीक है, एक कौन से आते हैं आपके पास, एक आते हैं ऑफिशियल लोग, ठीक है याद रखना है, और एक कौन आते हैं आपके पास यहाँ पे, नॉन ऑफिशियल लोग आपके पास आते हैं। ठीक है, बस इतना याद रह जाए, इतना काफ़ी है आपके लिए, और इसमें नहीं जाना है। ठीक है, चलिए अब RBI से कई बार हम फैक्ट जोड़ चुके हैं, कि यंग हिल्टन कमीशन, याद करिए, मैं आपको यहाँ पर याद कराती जाऊंगी और आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं 1926 की, तो आप सबको याद है यंग हिल्टन कमीशन, कौन सा कमीशन बताना जरा सा, यंग हिल्टन कमीशन ने रिकमेंड करा था कि इंडिया में भी कोई एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। ठीक है, पहला बन गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1934 RBI क्या लाया गया था, RBI एक्ट वाज पास्ड, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, 34 में एक्ट को पास किया गया था, याद रखना है। उसके बाद 1935, और कौन सा वाला 35, 1 अप्रैल, ठीक है, क्या किया गया, RBI को सेटअप किया गया था, याद करिए RBI को क्या किया गया है, सेटअप किया गया है।
उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा 1937 में इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट किया गया था बच्चे? मुंबई में। और आज भी कहाँ पर है? तो आज भी आप याद रखेंगे मुंबई में ही है, ठीक है। उसके अलावा हम और क्या जोड़ सकते हैं इसके साथ का? मुंबई वाला हो गया। अगला 1949 में, गौर करना, आरबीआई को क्या किया गया था? नेशनलाइज, ठीक है, क्या कर दिया गया था इसको? नेशनलाइज, याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन हुए हमारे पास? तो फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन हुए? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। ऑसबॉर्न स्मिथ हो गए अपने पास। उसके अलावा फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर पूछता है तो आपको याद है सीडी देशमुख, कई बार आपको करा चुकी हूँ, ये इसका आंसर आपके पास निकल कर आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी आरबीआई के गवर्नर थे, तो इसका आंसर आपके पास क्या निकलेगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। मनमोहन सिंह भी किसके गवर्नर रह कर गए हैं? आरबीआई के गवर्नर रह कर गए हैं, ठीक है। और याद रखना, ये जो आपके पास अभी लेबर इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, वहां पर भी ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा आरबीआई का एम्बलम क्या है? गौर करेंगे, ठीक है। तो आरबीआई का एम्बलम है टाइगर एंड अ पाम ट्री, ठीक है। ये आप यहाँ पे याद रखेंगे, पाम ट्री, ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा मैंने क्लासेस में आपको करेंसीज के बारे में बताया हुआ है। आप मुझे बताएंगे कि जो 10 रुपए की करेंसी है, जो अपने पास 20 रुपए की है, उसके बाद 50, 100 और उसके बाद 200 और उसके बाद 500 में क्या क्या फोटोज हैं, आप मुझे बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगला सेक्शन कौन सा आता है बच्चे हमारे पास? यहाँ पे नेशनल, और नेशनल को पढ़कर भी वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, अगली हमारे पास जो न्यूज़ आती है उसका नाम क्या है बच्चे? प्रधानमंत्री धन धान्य, ठीक है, ध्यान रखना आपने, धन धान्य याद रखना आपने, धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। सीधी सीधी बात है बेटा, नाम किस पे जोर दिया जा रहा है? नाम जोर दिया जा रहा है किसके ऊपर? कृषि के ऊपर। तो मेन फोकस किसके ऊपर होगा? सोच के बताओ जरा सा, कृषि के ऊपर। मतलब ये जो पूरी की पूरी योजना है, ये किसके ऊपर जोर देने वाली है? एग्रीकल्चर सेक्टर को और आगे बढ़ाने वाली है, ठीक है। आप सबको पता है, हम पढ़ते आए हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो किस पे रिलायबल रही है एक टाइम पीरियड पे? तो वो कृषि पे भी क्या रही है? रिलायबल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अब यहाँ पर समझते हैं मतलब इसके साथ क्या है। अब पहले ना इसको बेसिक से समझो कि बेसिक क्या है इसका, ठीक है। ये तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने वाली एक स्कीम है हमारे पास, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करेंगे अब ये कैसे बनी, कैसे हुआ, ठीक है, तो गौर करते हैं। एक्चुअली में छोटी बड़ी, ध्यान से सुनना, छोटी बड़ी कितनी स्कीम्स हैं? टोटल 36 स्कीम थी, ठीक है। छोटी बड़ी 36 स्कीम्स थी, 36 स्कीम्स थी, जो किसके ऊपर फोकस करती थी? एग्रीकल्चर के ऊपर। उन सबको मर्ज कर दिया गया और अब उन सबको मर्ज करके प्लस यहाँ पर याद रखना, प्लस यहाँ पे 11 मिनिस्ट्रीज थी। इन 36 स्कीम्स को कौन संभाल रही थी? 11 मिनिस्ट्रीज। इन सबको जोड़कर अब एक कह सकते हैं आप यहाँ पर एक स्कीम बनाई गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। आप याद रखेंगे, ठीक है। और किसका लैंडस्केप बदलने जा रही है? किसका पैरामीटर बदलने जा रही है? एग्रीकल्चर सिनेरियो को बदलने जा रही है, ठीक है। क्या कहता है? कहता है स्कीम की पहली बार बात कब हुई थी? 2025 और 26 का जो बजट था उसमें की गई थी। और क्या बोला गया था कि 24,000 करोड़ का आउटले यहाँ पर पेश किया गया था इस स्कीम के लिए। अब गौर करना क्या है स्कीम के अंदर? करना क्या है? जो 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गौर करना, इंडिया के अंदर 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट छांटे जाएंगे जहां पर कृषि क्या हो सकती है या फिर जहां पर कृषि करवाई जा सकती है, ठीक है। मतलब 100 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना जाएगा और जिस भी खेत के अंदर या फिर आप ऐसा कह लो जिस भी डिस्ट्रिक्ट के जो खेत हैं उनके अंदर अगर कोई प्रोडक्टिविटी कम हुई है तो उस प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस किया जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। कहता है सबसे पहले क्या करना है? उन 100 डिस्ट्रिक्ट्स को पकड़ना है जिनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो चुकी है? कम। दूसरा क्या बोला है? लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्रॉपिंग का मतलब हो गया कि फसल का घेर फेर। कई बार ऐसे किसान होते हैं जो साल में एक ही फसल लगाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो साल में मल्टीपल लगाते हैं। उनकी इंटेंसिटी को भी क्या करना है? यहाँ पर बढ़ाना है। और लेस क्रेडिट, मतलब जो आपको क्या नहीं मिल पाता, टाइम पर लोन नहीं मिल पाना, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको भी यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। आगे क्या कहता है? कहता है एटलीस्ट 1 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम
ई स्टेट विल बी सिलेक्टेड और क्या किया जाएगा वहाँ पर, उसका पूरा का पूरा पैरामीटर मुआयना होगा और उसके बाद काम किया जाएगा। ईच सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट अंडर दिस वेल एस्टैब्लिश्ड अ डिस्ट्रिक्ट धन्य कृषि योजना समिति, और उसमें कौन होगा इसका हेड यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर कौन होगा, ग्राम पंचायत होगी। ठीक है, कहता है द स्कीम विल बी मैनेज थ्रू अ 3 tier इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर्स कंप्राइजिंग, पहला क्या होगा यहाँ पर, कमिटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर उसके बाद होगा स्टीयरिंग ग्रुप जो कि नज़र बना के रखेंगे, ये आ जाएगा स्टेट लेवल, और उसके बाद ओवरसाइट बॉडीज आ जाएंगी नेशनल लेवल पे। ठीक है, चलिए अब एग्रीकल्चर आया है तो 1-2 क्वेश्चन देख ही लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर के साथ हम क्या जोड़ सकते हैं, एग्रीकल्चर के साथ हम 1960s का कौन सा पॉइंट जोड़ सकते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो रेवोल्यूशन यहाँ पर जुड़ सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर ग्रीन रेवोल्यूशन आया है तो गौर करेंगे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ध्यान देना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में किसे कहा जाता है, क्लासेस में करवाया हुआ है आपको, क्या आंसर आएगा इसका आंसर आएगा नॉर्मन बोरलॉग, इसका आंसर आपके पास आ जाता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर पूछा होगा कि इंडिया में कौन है फादर, तो इंडिया में कौन आएंगे, MS स्वामीनाथन, कौन आएंगे आपके पास, MS स्वामीनाथन, ये आपने क्लियर रखना है। ठीक है, और MS स्वामीनाथन को 2024 में मरने के बाद, गौर करना, इनके मरने के बाद क्या दिया गया है, इनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, और कितने क्रॉपिंग पैटर्न है अपने पास, सॉरी कितने क्रॉपिंग सीजन है अपने पास, 3, कौन कौन सा है, रबी के बाद कौन आता है आपके पास यहाँ पे, ज़ैद, और फिर कौन सा है आपके पास, खरीफ। ठीक है, चलिए ये आप यहाँ पर इसके साथ लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है, अगला कहता है मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट। मैंने आपको कई बार बोला है, जब जब मैरीटाइम आए तो अपने दिमाग में ये पिक्चर बना लो, हमेशा आधा इंडिया बना लो। और अभी हम सब ने क्या पढ़ा था कि जो इंडिया की कोस्टल लाइन है वो कितनी हो चुकी है, तो आप याद रखेंगे 11098 क्या हो चुकी है हमारी कोस्टल लाइन। ठीक है, अब इस कोस्टल लाइन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल कितने मेजर पोर्ट्स हैं, याद करो 12 मेजर बंदरगाह आते हैं अपने पास, और प्लस 200 से ज़्यादा क्या है हमारे पास यहाँ पे माइनर पोर्ट्स हैं, जहाँ से सामान का आदान प्रदान यहाँ पर क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, अब समझते हैं न्यूज़ क्या कहना चाहती है, और न्यूज़ के साथ हम इसको यहाँ पर जोड़ते हैं। ठीक है, क्या कहती है समझते हैं। कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवे है, आप सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवे किसके पास है, सर्बानंद सोनोवाल के पास है। उन्होंने होस्ट करा है मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट को, और ये कहाँ पर हुई है, नई दिल्ली में हुई है। करना क्या है इस समिट में, तो इस समिट में क्या करना है कि जितने भी सीनियर पॉलिसी मेकर्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, या ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, और जो डोमेन एक्सपर्ट हैं, उनको क्या करना है, यहाँ पर उनको इकट्ठा किया जाएगा ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन फॉर द इंडियाज मैरीटाइम फ्यूचर। जो इंडिया का मैरीटाइम फ्यूचर हमें बढ़ाना है, उसमें और कैसे चीज़ें चेंज कर सकती हैं, मतलब फाइनेंशियल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात करनी है। कहता है समिट जो है वो किसके साथ अलाइंड है, अलाइंड मतलब जुड़ी हुई है, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, जिसमें हमें इंडिया को लीडिंग मैरीटाइम हब बनाना है, जिसमें शिप बिल्डिंग, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल रेसिलियंस के ऊपर यहाँ पर जोर देना है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात हो गई कि इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसे जो पोर्ट सेक्टर है अपने पास, या फिर जो मैरीटाइम सेक्टर है, उसको वर्ल्ड में उसके काबिल, मतलब काबिल बोलने का मतलब उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए, और 12 मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं सबको पता है, कई बार आपको कराया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले वाले पे। अच्छा, कहता है अब इसके साथ क्या क्या बात हुई है, और कहता है इंडिया के जो पोर्ट्स हैं हैविंग सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल, अब यहाँ पर जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया, बढ़ाया गया है। जो काम मतलब अब वो कितने लग रहे हैं यहाँ पे, 1 दिन। और ये बहुत अच्छा भी एक तरीके से देखा जा सकता है, कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े, उनकी जो हैंडलिंग कैपेसिटी एट मेजर इंडियन पोर्ट्स क्या कर दिया गया है, 70%
है और कार्गो वॉल्यूम्स को भी यहाँ पर बढ़ाया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनेबल कर दिया है कि 100% क्या कर सकते हैं, एफडीआई कहाँ पर, शिपिंग सेक्टर में, अंडर द ऑटोमेटिक रूट, अलाउइंग ईजियर एंड फास्टर इन्वेस्टमेंट विदाउट प्रायर अप्रूवल। तो कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप आकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला वाला। अगला कौन सा सेक्शन आता है अब आपके पास, इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल को भी पढ़ के वाइंड अप करते हैं। आइए, कहता है 88th सेशन। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ जोड़ के बताती हूँ। आपको याद होगा हमने ना जब 2024 का करंट अफेयर पढ़ा था तो हम बार बार पढ़ रहे थे कि ईयर ऑफ मिलेट्स, याद करो कौन सी फसल है अपने पास, ईयर ऑफ मिलेट्स। ईयर ऑफ मिलेट किसे घोषित किया गया था, 2023 को। जब भी हम मिलेट्स बोलते हैं तो कौन कौन सी चीज आती है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, और कौन सा आता है आपके पास, रागी आता है। ठीक है, जो अपने पास कौन सा आया, ज्वार आता है। ज्वार को किंग ऑफ मिलेट्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, किंग ऑफ मिलेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आया पहले आपको। अब आइए बात करते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक और बात, मिलेट कौन सी फसल है, तो मिलेट कौन सी फसल है, खरीफ फसल है, या खरीफ कह सकते हैं आप, यहाँ पे क्रॉप है, या आप इसके साथ यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, गौर करना और ध्यान से मेरे पॉइंट को समझना जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। गौर करते हैं, आप सबको पता होगा बेटा, आप सबको पता है कि जैसे जैसे इंडिया में क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे जैसे इंडिया में क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आ रही है, तो क्लाइमेट चेंज होने से कहीं ड्रॉट पड़ रहा है, कहीं पर फ्लड देखा जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे क्लाइमेटिक चेंजेस क्या होते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। ये समझ में आया आपको। अगर मान लो क्लाइमेट में ऐसे ही घेर बदल होती रही तो किसको प्रॉब्लम होगी, किसको प्रॉब्लम होगी, किसानों को प्रॉब्लम होगी, किसानों को प्रॉब्लम होगी ना, और खेती करने वालों को प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। तो क्या होता है बेटा, ऐसी फसलें भी हमें लगानी आनी चाहिए जो कि पानी कम मांगती हैं। ठीक है, पानी क्या करती हैं, कम मांगती हैं, और उस पानी कम में क्या आता है बेटा, हमारे पास मिलेट्स आता है। ठीक है, क्या आता है अपने पास, मिलेट आता है। ये बात पहले भी करंट अफेयर हो चुका है ऐसा। अब आइए बात करते हैं। कहता है 88 सेशन हुआ एग्जीक्यूटिव कमेटी का। एग्जीक्यूटिव मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लोग कह सकते हैं। और कहाँ पर हुआ ये, तो मतलब कमीशन का नाम क्या है, कॉडेक्स एलिमिनेट्रियस कमीशन वाज हेल्ड एट फूड एंड एग्रीकल्चर। FAO के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सबको याद होगा, रोम इटली में इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये मीटिंग हुई वहाँ पर, और इस मीटिंग के अंदर इंडिया ने क्या बोला, इस मीटिंग के अंदर इंडियाज लीडरशिप इन फॉर्मुलेटिंग अ ग्रुप स्टैंडर्ड फॉर होल मिलेट ग्रेन रिसीव्ड फॉर्मल रिकॉग्निशन। ठीक है, तो इंडिया का जो होल मिलेट ग्रेन है उसको भी फॉर्मल रिकॉग्निशन यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, कहता है एट द 47th कॉडेक्स, ये जो ACAC हुई है, इंडिया वाज ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड स्पीयर हेडिंग द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल मिलेट ग्रेन स्टैंडर्ड। मतलब हम धीरे धीरे करके, और एक बात याद रखना, हम इस मिलेट को ड्रॉट रेजिलिएंट क्रॉप भी कह देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ड्रॉट रेजिलिएंट क्रॉप भी से कहते हैं, जिसको ज्यादा असर नहीं पड़ेगा किसका, पानी ना होने का या पानी कम होने का भी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद विद सपोर्ट ऑफ ये तो आप देख लेंगे को चेयर कौन कौन थे। मेन चीज यहाँ पर इंडिया की आपके पास बनती है। ठीक है, और याद रखना बेटा, कभी आपसे पूछ ले कि रागी सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो आप याद रखेंगे रागी सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलता है, कर्नाटका में। सबसे ज्यादा कर्नाटका में हमें रागी देखने को मिलता है। ठीक है, अब आइए अगला वाला, हो गया सबके पास। अच्छा एक और बात, ये जो CEC वाली मीटिंग है इसका मेन काम क्या है, गौर करना, इसका मेन काम क्या है बच्चे। इसका पहली बात तो ये कि ये कैसी बॉडी है, अपने पास इंटरनेशनल बॉडी है, और इस CAC बॉडी को हम एक और नाम क्या दे देते हैं, इसको हम फूड कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, फूड कोड। ध्यान देना, फूड कोड का मतलब क्या हुआ समझते हैं। मतलब कि ये जो बॉडी है बच्चे, ये क्या डिसाइड करती है, ये अनाज को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, और किसको बचाती है, मतलब स्टैंडर्ड बोलने का मतलब है ऐसे नहीं कि कुछ भी खिला दिया, कुछ भी खा लिया तो इंसान की हेल्थ चली जाएगी ना। यहाँ पर क्या बोला गया, मतलब फूड स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करती है, किसकी हेल्थ को बचाती है, कंज्यूमर की हेल्थ को बचाती है, और एक
प्रॉपर तरीके का एक पैसा कह सकते हैं यहाँ पर, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रॉपर तरीके का फेयर ट्रेड करवाती है पूरे के पूरे फूड का। कहाँ पर? ग्लोबली। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इंडिया इसका मेंबर, CAC का मेंबर 1964 में बना था, याद रखना है, ठीक है। कब मेंबर बना था? 1964 में इसका मेंबर बना था, ठीक है। और ये कमीशन हर साल साल में एक बार ज़रूर मिलती है। और कहाँ कहाँ इसकी मीटिंग रहती है, तो आप याद रखना, कभी इसकी मीटिंग कहाँ शिफ्ट हो जाती है? जेनेवा में। और कभी कहाँ पर होती है? रोम। और रोम किसका हेडक्वार्टर है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला वाला, है ना। अगला आता है WHO ने वैलिडेट कर दिया सेनेगल को, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सेनेगल कंट्री कहाँ पर है, कहाँ पर आती है? पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कौन सी कंट्री आई आपके पास यहाँ पे? सेनेगल। और सेनेगल के बारे में समझते हैं, ठीक है। आइए, सेनेगल की जब हम बात करते हैं बेटा, तो सेनेगल एक वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है। रुकना, जरा सा मैप नहीं है यहाँ पे, ठीक है, गौर करेंगे। सेनेगल क्या है? वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है। और कंट्री कहाँ पर है बच्चे? तो ये कंट्री कहाँ पर है? अफ्रीका में है। कहाँ पर है ये कंट्री? अफ्रीका में, ठीक है। आपको याद होगा अभी कुछ ही करंट अफेयर पहले, आई थिंक जून में, हमने पढ़ा था कि इंडिया को सर्टिफिकेट मिला था WHO से ट्रैकोमा फ्री का, याद करो, ठीक है। तो कहता है WHO ने क्या कर दिया है? वैलिडेट कर दिया है कि सेनेगल ने एलिमिनेट कर लिया है किस प्रॉब्लम को? ट्रैकोमा को। पहला क्वेश्चन, ट्रैकोमा कौन सी डिजीज है? तो गौर करो, ट्रैकोमा एक हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन है। कैसा इन्फेक्शन है? आई इन्फेक्शन है, जो कि किससे होता है? एक बैक्टीरिया से, जिसका नाम क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस होता है। यहाँ पर अभी आप साइंस वाले टीचर से पूरी बात कर लेना इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये एक मतलब आई इन्फेक्शन ही होता है। इससे बची है एक कंट्री, और क्या नाम है उसका? सेनेगल। और याद करिए, इंडिया को अभी अभी, ठीक है, अभी अभी यहाँ पर एक टाइटल दिया गया था। टाइटल मतलब टैग मिला था अभी अभी कि इंडिया ट्रैकोमा फ्री हो चुका है, ठीक है। अगला कहता है इसके साथ सेनेगल कौन सी कंट्री बनी है? 25वीं। और 9th बनी है कहाँ पर? अफ्रीका की, ठीक है। बस अब हमें इतना सब कुछ नहीं याद रहेगा, तो आप याद रखेंगे सेनेगल की कैपिटल है डकार या डकर, जो भी आपको याद रहे। आपको डकार याद रहे, इजी है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखना है, जब जब हमारे पास क्या आ जाता है? हेल्थ, तो मैं आपको कई बार जोड़ चुकी हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 WHO कब बना था? 7 अप्रैल 1948 को। और 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, याद होगा आप सबको, ठीक है। हम कई बार बात कर चुके हैं। और इसके हेडक्वार्टर आपके सीनियर असिस्टेंट के पेपर के हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास इंपॉर्टेंट एक और करंट अफेयर, ठीक है। चलिए अगला कहता है यहाँ पे प्रॉस्परस सिटीज। क्या होता है प्रॉस्परस का मतलब? फलने फूलने वाली सिटीज, इन्हीं को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे प्रॉस्परस कहेंगे। आइए बात करते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो समझो, कहता है जो वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप रिलीज्ड इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट, और रिपोर्ट का टाइटल है टुवर्ड्स रेजिलिएंट और प्रॉस्परस सिटीज इन इंडिया। कहाँ का डेटा है ये? इंडिया वाला है। और इसने किसके साथ पार्टनरशिप कर रखी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर। कुछ याद करिए, मनोहर लाल खट्टर, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, याद रखना है आपने। अब कहता है इसके बाद का मतलब इसके साथ अलाइन किया हुआ है। ये रिपोर्ट प्रोजेक्ट करती है दैट इंडियन सिटीज होल्ड ह्यूज पोटेंशियल एज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कहता है इंडिया का जो क्या है अपने पास जितने भी अर्बन एरियाज हैं उनमें इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ है, मतलब वो सेंटर है इकोनॉमिक ग्रोथ के फलने फूलने के लिए, विद 70% ऑफ न्यू जॉब्स कमिंग फ्रॉम सिटीज बाय 2030। तो 70% जॉब्स तो कौन प्रोवाइड कर देगा? शहर ही प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं शहरों की, ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 31.16% इंडिया में अर्बनाइजेशन है, जो कि अब बढ़ चुकी होगी क्योंकि बहुत सालों से क्या नहीं हुए? सेंसस नहीं हुए हैं। और हमें याद है कि 2027 में क्या होने वाले हैं? सेंसस होने वाले हैं, ठीक है। अगला कहता है एनुअल
प्लूवियल फ्लड रिलेटेड लॉसेस। अब देखो बेटा, अगर वो अच्छी बातें भी बता रही है रिपोर्ट तो बुरी भी बता रही है। क्या कह रही है? कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा और घर पे घर बनते रहे, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? फ्लड रिलेटेड, वाटर लॉगिंग जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चाहे आपने कितनी भी प्लान्ड सिटी बनाई होगी, ये प्रॉब्लम आपको वहां पर देखने को मिल सकती है। दूसरा, आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता जा रहा है, कंस्ट्रक्शन जल्दी बन रहा है और कंस्ट्रक्शन होने की वजह से पेड़ कट रहे हैं और लोग इतना काम नहीं कर रहे हैं ना, लोग इतना फोकस थोड़ी कर रहे हैं कि मेरे घर से पानी कहाँ जाएगा, इसमें तो फोकस ही नहीं है। साथ ही साथ अगर पेड़ ना रहे शहरों में तो जो दिल्ली का हाल है, जो कि राइजिंग टेम्परेचर वाली प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी। तो कहता है जो प्लूवियल फ्लड रिलेटेड लॉसेज हैं आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ये भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कितने से कितना यहाँ पर कहता है, अभी कितने हैं, 4 बिलियन टू $5 बिलियन, कब तक, 2030 तक, एंड बिटवीन $14 एंड 30 बिलियन बाय 2070। ठीक है, अगर सिटीज ने, अगर मतलब इन सिटीज ने इन सब चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया तो। कहता है इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड, क्या हो जाएगी यहाँ पे, डबल बाय 2050 टू 951 मिलियन ओवर 114 मिलियन, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। और फिर कितने घरों की जरूरत पड़ेगी, क्या लिखा है वहां पर, तो मतलब आप डेटा, मतलब सुन के भी डर लगता है कि अगर ऐसे ही बढ़ता रहा सब कुछ तो आने वाले टाइम पर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कहता है द रिपोर्ट वार्न्स द इंडियन सिटीज फेस इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट रिस्क। जैसे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, फ्लड, सेकंड क्या प्रॉब्लम बोली गई है, हीट वेव, और अगर ये सब चीजें नहीं हुई तो आने वाले टाइम पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, इनको सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है इसमें कितनी सिटीज इंक्लूडेड थी, 24 सिटीज, और ज्यादा करके जोर दिया गया था चेन्नई, इंदौर, नई दिल्ली, लखनऊ, सूरत और तिरुवनंतपुरम, इन सब पे जोर ज़्यादा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि ये किस में तब्दील होते जा रहे हैं, नए नए शहरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। अगला वाला आता है आपके पास, इंडिया और यूके ने साइन करा है सीटा। आप इसे सेटा पढ़ लो, जो मर्जी पढ़ने, ठीक है। क्या है इसका फुल फॉर्म, कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। इन कंट्रीज के साथ ट्रेड आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इसी ट्रेड एग्रीमेंट को और अब आगे बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, जिसमें बायलेटरल मतलब दो पक्षीय ट्रेड रहेगा, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट करनी होगी हमें भी और उन्हें भी, और इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात की गई है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो कहाँ गए थे अभी अभी, तो याद रखेंगे ऑफिशियल विजिट पे गए थे यूके में, और कहाँ पर गए थे, तो बकिंगम शायर जो बिल्डिंग है वहां पर ये गए हुए थे। ठीक है, कहता है यह डील हुई है कि हम बायलेटरल ट्रेड को डबल करेंगे, $56 बिलियन से कितना लेकर जाएंगे, 112 बिलियन, और कब तक बेटा, यहाँ पर 2030 तक। ठीक है, कहता है सेटा के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, मतलब बहुत सारे उसके पार्ट्स होंगे, उसमें जो 26 चैप्टर्स है, मतलब इसके अंदर कितने हैं, 26 चैप्टर्स हैं, जिसमें कहता है कवरिंग एरियाज, कौन कौन सी चीज़ों को कवर करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड की बात करता है, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जोर देता है। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होगा, सोचो जरा सा, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा और क्या क्या चीज़ें इसके साथ रहेंगी। ठीक है, देखिए अब आगे इसके साथ का कहता है यहाँ पर आपके पास इंडियाज कमिटमेंट। अब हम क्या कमिटमेंट कर आए, एलिमिनेशन ऑफ ड्यूटीज, जो हमने टैक्सेस लगा रखे हैं उनको क्या किया जाएगा, कम, और कवरिंग ऑलमोस्ट 100% ऑफ दी बायलेटरल ट्रेड वैल्यू। 99% ऑफ यूकेज एक्सपोर्ट कौन कौन सा, विस्की, ऑटोमोबाइल, मेडिकल डिवाइसेस, टू गेन जीरो ड्यूटी एक्सेस। अब उन पे जीरो ड्यूटी एक्सेस रहेगा, मतलब टैक्स नहीं लगेगा। विस्की टैरिफ्स टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 150% टू 75% इमीडिएटली। ठीक है, अब ये देख लेना कौन कौन सा खत्म हुआ है, इतना काम का नहीं है, इतना डेटा याद नहीं रहेगा, बस किस कंट्री के साथ हुआ है ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए अब गौर करेंगे यूके के बारे में। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, यूनाइटेड किंगडम, और जब भी हम यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे बेटा तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर कोई एक कंट्रीज नहीं आती हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है वो बहुत सारी कंट्रीज का ग्रुप यहाँ पर बनकर आता है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं आप मुझे बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कि जब भी हम यूके बोल रहे हैं तो यूके के अंदर कौन सी 4 कंट्रीज आती हैं,
ये आप मुझे यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। या आपका होमवर्क है कि कौन कौन सी 4 कंट्रीज आपके पास यहाँ पर कवर होती हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला कहता है इसके बाद का, अच्छा एक और क्वेश्चन है ना, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला फर्स्ट इंडियन कौन था, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला कहता है यूएसए ने अनाउंस कर दिया है विड्रॉल फ्रॉम यूनेस्को। ये पहली बार नहीं हुआ, ठीक है, पहली बार नहीं हुआ। और आपको पता है जब से डोनाल्ड ट्रंप आ रखे हैं तब से यूएसए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करता है और फिर क्या कर देता है, उनको छोड़ भी देता है, उनसे वहां पे अपना पल्ला भी जुड़ा लेता है, ठीक है। देखिए बात करते हैं। कहता है जो प्रेसिडेंट है किसके, यूएसए के, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनाउंस करा है कि यूएसए विड्रॉ कर रहा है किससे, यूनेस्को से। और ये कब इफेक्टिव हो जाएगा, तो 31 दिसंबर 2026 से। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी क्या कर चुका है, वो यहाँ से एग्जिट कर चुका है। कब कब, 1984, 2017, फिर बाद में ज्वाइन भी कर लेता है, ठीक है। अब क्या बोला है, अब उसके द्वारा कोई ना कोई टिप्पणी तो दी गई होगी ना। टिप्पणी कहती है कि यूएसए साइटेड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, यहाँ पर ओवर डिवाइसिव सोशल एंड कल्चरल इश्यूज। तो भैया हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है यूनेस्को वालों के और हमारे, कहता है जो कि हमारी कंट्री मतलब यूएसए का जो नेशनल इंटरेस्ट है उससे मैच नहीं खाता है। मतलब सीधी सीधी बात है कि उनकी मतलब जो हमारी अमेरिका है उसके हित में नहीं है। और इसी चीज़ों में हमारे अमेरिका का आधे से ज़्यादा पैसा यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई एक तो हमारे हित में नहीं है और दूसरी बात हमारी इकोनॉमी का आधे से ज़्यादा पैसा इसी काम में निकल जाता है, ठीक है। कहता है उसके बाद कहता है रीजन सच एज नॉन कंप्लायंस ऑफ आइडियोलॉजी सच एज प्रमोटिंग डिविसिव कल्चरल कॉजेज। और ये तो बहुत सारे कॉजेज होंगे, ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई इसमें भारी बात नहीं है। अगला कहता है, ये अब आपके पास आ गया यूएसए, आप सबको पता है कनाडा ऊपर है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मेक्सिको, अटलांटिक ओशन, और वो कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला, अब इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है इसके साथ का, इट ऑल्सो अपोजेस द अलाइनमेंट ऑफ यूनेस्को विद यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, स्पेशली द गोल्स सच एज क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर प्लस, और उसके बाद इंक्लूजन, कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर इसने क्या कर दिया है, इसको छोड़ दिया है। 1984 में यूएसए ने विड्रॉ कर लिया था अंडर द फॉर्मर प्रेसिडेंट, क्या नाम था उनका, रोनाल्ड रेगन, याद रखना है। और आफ्टर 19 साल फिर उसके बाद यूएसए ने ज्वाइन कर लिया और अंडर द प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, ठीक है, ये याद रखना है। 2017 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था विड्रॉल, जो कि 2018 से चल पड़ा था। और ये भी एक कारण था बेटा कि जो यूनेस्को है वो इजराइल को क्या करता है, यहाँ पर सपोर्ट करता है, ठीक है। और साथ ही साथ पैलेस्टीन की भी नहीं बनती है अमेरिका से, तो उसको भी क्या बना लिया था यूनेस्को ने, अपना फुल मेंबर बना लिया था। तो एक कारण नहीं दे रहा है यूएसए, अनगिनत कारण दे रहा है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर यूएसए ने इसको रिसेंटली क्या कर लिया था, रीजॉइन, और अब फिर से क्या कर दिया, यहाँ पर फिर से वापस अपने पैर हटा लिए हैं। तो कहता है यूएसए अपनी जीडीपी का कितना परसेंट यहाँ पर यूनेस्को, मतलब यूनेस्को साइट्स पे कितना कंट्रीब्यूट करता है, 8%, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है, बिल्कुल आप कह सकते हैं एक अच्छी खासी अमाउंट है। पर फिर भी मतलब ऐसे बार बार ज्वाइन करना फिर छोड़ते रहना, ये भी कुछ सही नहीं लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। अदर इम्पैक्ट इंक्लूड द लॉस ऑफ वोटिंग राइट, उसके बाद रिड्यूस इन्फ्लुएंस, अब ये सब बाकी बहाने ही है, बस आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा 2025 में यूएसए ने किससे विड्रॉ कर लिया था, तो डब्ल्यूएचओ से भी, कोई भारी बात नहीं है। और यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपके पास, पेरिस, फ्रांस। कब बनी थी ये बॉडी, 16 नवंबर 1945 को। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है ऑड्रे ऑजोले। और याद होगा इंडिया का जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है वो अभी 44th यूनेस्को साइट बने हैं, अगर आपने करंट अफेयर पिछले पढ़े हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला स्टार मार्क करने वाला है, क्योंकि ये मीटिंग होने वाली है अब कब, 2028 में, ठीक है। पर 28 में इस मीटिंग से पहले प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है कि कैसे इस मीटिंग को कंडक्ट करा जाएगा और क्या क्या चीजें इसके साथ की जाएंगी, ठीक है। देखिए कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने COP 33 का
33 जो होने वाली है नई दिल्ली में, उसके लिए एक सेल बनाया है। सेल बोलने का मतलब हो गया कुछ लोगों का ग्रुप बनाया है, जिसमें वेद प्रकाश मिश्रा क्या रहेंगे, हेड रहेंगे। और उसके अलावा ये क्या क्या चीज़ें संभालेंगे, तो ये संभालेंगे प्रोफेशनल और लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट, किसके लिए, इस पर्टिकुलरली मीटिंग के लिए या COP के लिए, ठीक है। और ये जो COP है किसके अंडर काम कर रही है, तो आप याद रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझो, जब भी हम COP की बात करते हैं, COP एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ध्यान रखना, ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, किसकी, UNFCCC की, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इंडिया से कब होस्ट करेगा, तो 2028 आपने याद रखना है। कहता है इफ अप्रूव्ड COP 33 वुड मार्क इंडियाज सेकेंड टाइम होस्टिंग। अगर होती है, अप्रूव्ड होती है पूरे तरीके से, तो फिर यहाँ पर हमारे पास हम इसे हेड करेंगे। और इससे पहले हम हेड कर चुके हैं, कब, 2002 में, याद रखना है। कहता है COP 33 जो सेल है विल हैव, इसके अंदर कितने मेंबर होंगे, टोटल 11 मेंबर, जिसमें डायरेक्टर, कंसल्टेंट और सपोर्ट स्टाफ भी रहेगा। COPs जो है वो एक एनुअल ग्लोबल क्लाइमेट समिट है, किसके अंदर काम कर रही है, UNFCCC। और इनकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में। क्या इनका एम है, पहला कि ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है, कितना परसेंट, यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो होस्ट कंट्रीज होती हैं, चूज थ्रू रीजनल रोटेशन, अभी आपस में डिसाइड होता है, डिवाइड होता है, फिर उसके हिसाब से चुनी जाती हैं। और फॉर्मल नॉमिनेशन बाय द 5 UN रीजनल ग्रुप्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला आता है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो जो बायलैटरल वाला, अब आप उसको इसी के साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। कहाँ पर गए हैं, UK पे गए हैं, फिर से कौन, हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। मतलब फिर से नहीं, जो भी हमने पहले पढ़ा उसी के साथ का ही जुड़ेगा, ठीक है। कहता है वहाँ पर गए और दो नेशन का टूर है। एक नेशन कहाँ पर जा रहे हैं, UK, एक कहाँ पर जाना है, मालदीव्स। याद करो, मालदीव्स का एक नारा था, क्विट इंडिया करके नारा था, ठीक है। अब वो सुधर गए हैं तो हम भी सुधर गए, फिर हम वहाँ पे भी जा रहे हैं, ठीक है। तो कहता है किसने इनको इनवाइट करा हुआ था, तो कीयर स्टारमर, कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनवाइट करा था। ये इनकी 4th विजिट है जब से ये पावर में बैठे हैं हमारे मोदी जी। उसके बाद कहता है ड्यूरिंग द बायलैटरल मीटिंग, ठीक है, यहाँ पर दोनों कंट्रीज के साथ वो क्या करेंगे, मिलेंगे और इंडिया UK विजन 2035 पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कहाँ किस से मिले, ये कोई भारी बात नहीं है, ये आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए, कहता है इसके साथ का, अब देखो यहाँ पे तुम्हें याद होगा 5 जून, गौर करना, 5 जून को क्या मनाते हैं हम, एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, 5 जून 2024 को, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम था एक पेड़ माँ के नाम। क्या नाम था इसका, एक पेड़ माँ के नाम। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। मतलब आप जो पेड़ लगाएंगे वो आप किसको ऑनर कर रहे हैं, टू योर मदर, ठीक है। आप अपनी माता जी को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑनर कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो कहता है इसका एम था कि हम 80 करोड़ क्या करेंगे, यहाँ पर 80 करोड़ पेड़ लगा लेंगे, कब तक, 2024 तक, याद रखना है आपने। और जब 2025 आया अपने पास, 2025 का जो 5 जून आया, उसमें बोला गया था कि हम 140, उसमें नहीं, 140 करोड़ क्या करने हैं, हमें पौधे लगाने हैं, कब तक, 2025। और ये कब तक, मार्च तक, ठीक है, क्योंकि जून में तो फिर हमने बनाना था ना एनवायरनमेंट डे, उससे पहले। तो इसी स्कीम के अंदर, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर छोटे छोटे पेड़ कह सकते हैं, सैपलिंग्स दिए हैं, किसके बेटा, यहाँ पे सोनोमा के। तो सोनोमा का साइंटिफिक नेम है ड्रेविडिया इन्वोल्यूक्रेट, ठीक है, देख लेना। और इसको सोनोमा डव ट्री भी कहते हैं। मतलब ये एक शांति का प्रतीक होता है, या फिर आप ऐसे कह लो दोस्ती का प्रतीक है, कौन सा वाला, ये पर्टिकुलरली पेड़, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, तो एक पेड़ माँ के नाम, प्लांट फॉर मदर इनिशिएटिव टू किंग चार्ल्स III ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। और आप मुझे बताएंगे कि UK के अंदर कौन सी वो 4 कंट्रीज आती हैं, आप मुझे बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगला कहाँ जाना था प्रधानमंत्री मोदी ने, तो याद करिए मालदीव्स में, पहुंच गए मालदीव्स में, ठीक है। चलिए पहले मालदीव्स की लोकेशन के बारे में बात करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इंडियन ओशन है अपने पास, और ये रहा क्या रहा अपने पास, मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल क्या आती है अपने पास, यहाँ पे माले, याद रखना है। इनका 60th इंडिपेंडेंस डे था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे हैं। याद रखना है कौन सा इंडिपेंडेंस डे था, तो आप याद रखेंगे 60th इंडिपेंडेंस डे था। और किसने बुलाया था इनको, तो उनके जो मोहम्मद मुइज़ू, अब इनका नाम इसी तरीके से है, मोहम्मद, हाँ, जो मुइज़ू हैं,
जो कि प्राइम प्रेसिडेंट है वहाँ पर, ठीक है, उन्होंने इनको बुलाया हुआ था, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं। कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ जाकर 6 MOU क्या करे, साइन करे, ठीक है। 6 MOU में 6 MOU किस किस चीज़ को लेकर थे? तो पहला फिशरीज और एक्वाकल्चर, मतलब किसको बढ़ाना है भाई, ब्लू इकोनॉमी पे जोर देना है, पहला तो यही हो गया। सेकंड क्या लिखा है आपके पास, मेटीरियोलॉजी, उसके बाद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर UPI, और कुछ याद होगा तो UPI अभी 7 कंट्रीज में ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो उसके अलावा इन सब मुद्दों पे बात होगी वहाँ पर, और इन सब चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर हम बात करते हैं किसकी, लक्षद्वीप, अगर हम बात करते हैं मालदीव्स की, तो गौर करना मालदीव्स के ठीक ऊपर, यहाँ पे समझो, मालदीव्स के ठीक ऊपर क्या आ जाता है यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर आ जाता है लक्षद्वीप। क्या आ जाता है अपने पास, लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप हमारा आइलैंड है अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो नीचे कौन सा रह गया, मालदीव्स, ऊपर कौन सा आ गया, लक्षद्वीप। इन दोनों को अलग करने वाला एक चैनल है या फिर एक लैटिट्यूड है, उस लैटिट्यूड का नाम है 8 डिग्री चैनल। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। और कंट्री किस ओशन में आती है, तो आप सबको पता है इंडियन ओशन में आती है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके साथ इंडिया और मालदीव्स ने ये भी बात करी है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब हम इनके साथ अपने ट्रेड रूल रिलेशन फिर ठीक करने जा रहे हैं, और उसके अलावा UPI को लॉन्च करने की बात हो रही है कहाँ पर, मालदीव्स में भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला, अगला सेक्शन कौन सा आता है, अवार्ड एंड ऑनर्स, इसके बारे में बात करते हैं, समझते हैं। कहता है WSIS चैंपियन अवार्ड। अब पहले तो ये नहीं पता कि ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है, ये समझते हैं पहले, ठीक है। देखिए, कहता है, समझना पहले, ठीक है, समझते हैं। कहता है यहाँ पर मेरी पंचायत एक ऐप है, ध्यान से सुनना, क्या है बेटा, मेरी पंचायत एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि क्या कर रही है, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव है, जिसे कौन लेकर आया था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत या पंचायती राज इसको लेकर आई थी, और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ललन सिंह के पास है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या था इस मेरी पंचायत ऐप का काम, तो गौर करते हैं, अगर मान लेते हैं भारत सरकार के द्वारा कोई स्कीम चलाई गई है कहाँ पर, आपके पर्टिकुलरली राज्य में, ठीक है, आपके राज्य में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आप उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकते थे, आप ले सकते थे कहाँ से, इस मेरी पंचायत ऐप से, ठीक है। और ये इतनी सक्षम हुई कि इसको अवार्ड मिला है, कौन सा वाला, इसे अवार्ड मिला है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, और इसकी बहुत सारी कैटेगरी है। इसको किस कैटेगरी में मिला, तो कल्चरल डाइवर्सिटी में, और आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, और लोकल कंटेंट में, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है कि किस फील्ड में मिला है, ये हमें पता होना चाहिए। कहता है सुनीता जैन सीनियर डायरेक्टर है, याद रखना है आपने, और उसके बिहाफ पे इन्होंने यहाँ पर रिसीव करा है इसको। और ये हुआ कहाँ पर है, तो जिनेवा, जिनेवा किसकी राजधानी है, स्विट्जरलैंड की। ऐप लॉन्च कब हुई थी, 2023 में, और इसने एम्पावर करा है कितने लोगों को, तो 25 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नियरली 950 मिलियन रूरल रेसिडेंट अक्रॉस दी 2.65 लाख ग्राम पंचायत, ठीक है। चलो ये डेटा ना भी याद रहे चलेगा, इतना आपने याद रखना है, ठीक है। और ये जो ऐप है वो कितनी भाषाओं को, मतलब कितनी इंडियन लैंग्वेजेस के माध्यम से आपको गाइड कर सकती है, तो आप याद रखेंगे कितनी भाषाओं के माध्यम से, 12, ये आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब अगर पंचायत आया है तो पंचायत के साथ हम क्या क्या जोड़ सकते हैं, आइए। सबसे पहला नेशनल पंचायत डे, गौर करेंगे, सबसे पहला नेशनल पंचायत डे कब मनाते हैं, तो आपको याद रखना है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, ये आपने क्लियर रखना है, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जब भी हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, जब भी बात करेंगे, इसके हम 2 टुकड़े कर देते हैं, याद करिए 2 टुकड़े कौन कौन से होते हैं, एक आता है आपके पास अर्बन एरिया, और एक कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे रूरल एरिया। अर्बन एरिया आ गया तो म्यूनिसिपैलिटीज आ जाएंगी आपके पास, ध्यान रखना है, और अगर रूरल एरिया आ गया तो आपके पास क्या आ जाएंगी, यहाँ पर पंचायत आ जाएंगी, ठीक है। और अगर पंचायत आ जाएंगी, पंचायत का आर्टिकल 40 है, और 40 किसके अंदर आता है, तो DPSP के अंदर आता है, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट है, तो 1793,
73rd 1992 अमेंडमेंट, जो कि शेड्यूल नंबर 11वें को ऐड करता है और वो किसके बारे में, पंचायत के बारे में बात करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पहला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कौन सा था, तो इसका नागौर और नागौर है राजस्थान में। और याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को पहली पंचायत वहां पर बनती है। ठीक है, पहला डिस्ट्रिक्ट तो नहीं बोलेंगे इसको, पहली पंचायत बोलेंगे, ये आपने यहाँ पर क्लियर लगती है। ठीक है, क्लियर हो गया। और उसके बाद पहली म्यूनिसिपैलिटी कहाँ बनी थी, तो आप याद रखेंगे मद्रास में। ठीक है, मैं इसका ईयर भूल रही हूँ, या आप इसका ईयर चेक करके यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, पंचायत की, तो इस अमेंडमेंट ने, कौन सी अमेंडमेंट ने, 73rd ने पार्ट नंबर 9 को ऐड कर दिया और आर्टिकल नंबर 243 से लेके 243O किसके साथ डील करता है, पंचायत के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला वाला। ठीक है, अगला आता है वर्ल्ड के टॉप 10 फेवरेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इसको पढ़कर वाइंड अप करते हैं। कहता है ट्रैवल प्लस लेजर। ठीक है, एक ट्रैवल और एक लाइफस्टाइल मैगजीन है, इसने रिलीज करा है ट्रैवल प्लस लेजर रीडर्स 10 फेवरेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2025 की लिस्ट को। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, हमारा जो इंडिया का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, इसका रैंक क्या है वहां पर, तो आप याद रखेंगे 9th। और सबसे टॉप करने वाला कौन है, इस्तांबुल एयरपोर्ट टर्की का पहली मतलब टॉप 1 कर रहा है, रैंक 1 कर रहा है। और उसके बाद हेलेंसिकी वांटा एयरपोर्ट, जो कि मिनिमलिस्ट डिजाइन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है, ये इज द ओनली न्यू एयरपोर्ट जो कि इस लिस्ट में ऐड हुआ है। ठीक है, तो आप इसके साथ यहाँ पर पढ़कर वाइंड अप कर लेंगे, फैक्चुअल करंट अफेयर है। उसके बाद है 5 एयरपोर्ट्स फ्रॉम एशिया। अगर इंडिया से है तो याद रखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे भी कोई इंडिया से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें छत्रपति शिवाजी महाराज वाला याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला आता है जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड। पहले समझते हैं ये अवार्ड क्यों दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ो जरा सबसे पहले। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, कहता है जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं इंडिविजुअल को, या फिर किसी इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करते हैं। और क्यों करते हैं, ताकि मतलब किसको दिया जाता है ये अवार्ड, ऐसा बंदा जिसने साइंस, एजुकेशन, कल्चर और पब्लिक सर्विसेज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया होगा। ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो क्यों दिया जाता है, रिपीट करेंगे, ताकि उस बंदे ने किस किस फील्ड में काम करा है, साइंस, एजुकेशन, कल्चर और पब्लिक सर्विस। तो आपको याद है कि इसरो के जो चेयरमैन हैं, जिनका नाम क्या है, वी नारायणन, उनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और उनको क्यों दिया गया है, याद करिए चंद्रयान, याद करिए गगनयान मिशन, उसके बाद याद करिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पढ़ी थी हमने, आदित्य L1, इन सब चीज़ों के लिए उनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और कहता है इस अवार्ड को किसने इंस्टीट्यूट करा है, तो कोलकाता बेस्ड जीपी बिरला आ जाएगा आपके पास, आर्कियोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए अगला आता है रिपोर्ट और रैंकिंग्स के बारे में बात करते हैं। आइए, सबसे पहला आपके पास आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अगर हम बात करें, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है बेटा, ठीक है, ये साल में 2 बार आता रहता है आपके पास। ठीक है, 2 बार आया है। तो कहता है, ये बताता है कि हमारे देश का जो पासपोर्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितने देशों में हम वीज़ा फ्री जा सकते हैं। मतलब हमारा जो पासपोर्ट है वो कितना मजबूत है, ये देखा जाता है, और हम कितनी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इंडिया का रैंक क्या हुआ है, तो आप याद रखेंगे, कहता है एज पर द इंडेक्स इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट जंप बाय क्लाइंबिंग 8 प्लेसेस। हम चढ़ गए हैं मतलब टू 77th फ्रॉम 85। तो मतलब जनवरी में एक एडिशन आया था, तब हमारा रैंक 85th था, और अब कितना हो चुका है, 77। और इसके चलते हम क्या कर सकते हैं, 59 डेस्टिनेशंस पे क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। और इंडिया नाउ शेयर इट्स रैंक, अब 77th रैंक और किस किस का है, बर्किना फासो, सेनेगल और कोटे दी आइवरी, इनका भी आता है। ठीक है, टॉप करने वाली कौन है, तो आप याद रखेंगे सिंगापुर, जो कि 193 कंट्रीज को एक्सेस देता है आउट ऑफ
आउट ऑफ 227 ग्लोबल डेस्टिनेशंस, ठीक है, सेकंड में, फिर उसके बाद जापान, फिर साउथ कोरिया याद रखना है। 7 यूरोपियन नेशंस कौन कौन से हैं, तो डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, स्पेन जॉइंटली होल्ड द थर्ड पोजीशन इन दी इंडेक्स, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज ने इकट्ठे यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ क्लियर यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का और अगले वाले पे आते हैं, ठीक है। अगला वाला जो है वो कहता है वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करी है, ठीक है। पढ़ते हैं समझते हैं। कहता है यहाँ पर ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस की जो हेडिंग है वो है कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है जो कि रिमोट एरियाज होते हैं। कौन से वाले बेटा? रिमोट एरियाज तक या गांव तक किसको पहुंचाना? बैंकिंग फैसिलिटीज़ को पहुंचाना, वहां तक पहुंचना, इसके अंदर यहाँ पर काउंट किए जाते हैं। तो कहता है, ये रिपोर्ट कहती है कि फाइनेंशियल अकाउंट ऑनरशिप इंडिया में बढ़ा है टू 89%। कहाँ था यहाँ पर? 2024, और उससे पहले इतना था, तो 89% काम हो गया। ग्लोबल अकाउंट ऑनरशिप बढ़ा है 79%, और लो और मिडिल इकोनॉमीज में ये कितना बढ़ा है, ये डेटा आप इसके साथ देख लेंगे बेटा, इतना डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। इंडिया का अगर कोई पर्टिकुलरली रैंक है तो देखने वाला है, ठीक है। अगला कहता है एज ऑफ 2024 अराउंड 1.3 बिलियन एडल्ट ग्लोबली रिमेन्ड अनबैंक्ड। तो अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं? बैंक से। ऑफ दीज ओवर 700 मिलियन आर वुमेन, ठीक है, क्योंकि पिता के नाम पे ही सब चलता है। इन इंडिया द इनएक्टिव अकाउंट होल्डर का जो स्टेटस है एंड नॉन यूसेज ऑफ अकाउंट इन द पास्ट 12 मंथ इन 2024 कितना हो चुका है? 16%। देखो बेटा, जैसे जैसे हम डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अगर हमें गूगल पे या कुछ भी ऐसा चलाना है तो हमारे पास एक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इंडिया में अब हर कोई डिजिटल पेमेंट, अकाउंट, ये सब समझता है, ठीक है। हाँ, पर अभी भी हमें ये नहीं कहूँगी कि सभी जानते हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे घर, बहुत सारी ऐसी पिछड़ी जगहें हैं जहां पर ये फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा सेक्शन आता है? साइंस और टेक का। आइए साइंस और टेक के बारे में बात करते हैं। पहला, AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स हमने कहाँ से परचेज करे हैं? USA से, ठीक है। परचेज करे हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं रिसीव कर लिए हैं हमने, ठीक है। हम इन्हें फ्लाइंग टैंक कह सकते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को हम क्या नाम दे सकते हैं बच्चे? इनको हम फ्लाइंग टैंक कह सकते हैं। पर टैंक तो कहाँ पर चलते हैं? टैंक तो ज़मीन पे नहीं चलते हैं। पर अब इसी के साथ जोड़ेंगे और इसको यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? फ्लाइंग टैंक। और ये एक हमलावर, आप ऐसा कहेंगे, हमलावर क्या है? हमारे पास ये हेलीकॉप्टर्स हैं, इसमें मिसाइल, रॉकेट तक को कैरी किया जा सकता है और एक एनिमी पर क्या करा जा सकता है? घातक हमला हो सकता है। और इस हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए या इसको उड़ाने के लिए 2 पायलट्स आप यहाँ पर देखेंगे। एक पायलट क्या करेगा? हेलीकॉप्टर को पूरे तरीके से कंट्रोल करेगा, और दूसरा वेपन को यहाँ पर संभालेगा या वेपन्स को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और इस वाली फैसिलिटी को, या मतलब इस अपाचे हेलीकॉप्टर को कौन कौन ऑपरेट कर चुका है? तो इंडिया के पास भी है, इजिप्ट आ जाएगा, इजराइल आ जाएगा, जापान, साउथ कोरिया, UAE, UK, ऐसी अनगिनत कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको यहाँ पर ले रखा है, ठीक है। तो कहता है इंडियन आर्मी ने रिसीव करे हैं 3 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, और इसका पहला बैच जो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, कहाँ पर पहुँचा है? हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। ये कहाँ पर आता है? गाजियाबाद, UP में। और इसका क्या रहे, मतलब इसमें हमें क्या करना है बेटा? हमें अपनी जो ये लड़ाई वाली क्षमता है, जो कॉम्बैट, हमें अपने आप को बचाना कैपेबिलिटीज़ हैं, ये हमारी यहाँ पर बढ़ रही हैं, ठीक है। कहता है द हेलीकॉप्टर्स विल बी डिप्लॉयड एट द 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन नगटालाव जो भी है, नियर जोधपुर इन राजस्थान, ठीक है। कहता है दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस जब यहाँ पर इस तरीके का हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी ये आप इसके साथ यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आप इसके साथ यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और बात, इस हेलीकॉप्टर को बनाया किसने, डेवलप किसने कराए? तो याद रखेंगे बोइंग ने, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यूएसए की जो बोइंग कंपनी है उसी ने। अगला आता है पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जिसका नाम क्या है, समुद्र प्रचेत। आप सबको पता है कि ये जो हमारी कोस्टल लाइन है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोस्ट गार्ड यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि मतलब हर बारी कोई बाहर से अटैक करेगा तो ही कुछ होएगा। कई बारी इन जो ये अपने पास क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं
हैं, जो शिप्स होती हैं, उनसे भी तेल लीक होता रहता है या कई बार कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक्चुअली में इनको क्या करा गया है, एक ऐसा ही वेसल बनाया गया है जिसका मेन काम है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। ठीक है, तो क्या लिखा है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने समुद्र प्रचेट को यहाँ पर बनाया है। ये सेकंड इंडिजीनियसली क्या है हमारे पास, डिजाइन पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पर दिया गया है। ये वेसल की लेंथ कितनी है, 114.5 मीटर्स याद रखना है। ब्रेथ कितनी है और कितना टन झेल सकता है लिखा हुआ है। ठीक है, कहता है यहाँ पर मेन काम क्या रहेगा, देखो, द वेसल विल बी मैन्ड बाय 14 ऑफिसर्स एंड 115 सेलर्स इसमें होंगे। 2 साइड स्वीपिंग आर्म होगा, साफ करने वाला, एंड विच जो कि क्या हेल्प करेगा, कलेक्टिंग ऑयल स्पिल, जो कभी कभार ऑयल लीक हो जाता है, एज वेल एज एन एडवांस्ड रडार सिस्टम, किसके लिए, अगर कहीं से ऑयल लीक होने वाला है तो उस तक चीज़ों को यहाँ पर ये बता पाएगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। और सीधी बात है, हमने क्या करना है, जो इंडिया का, गौर करो, जो इंडिया का कोस्टल, ध्यान देंगे, इंडिया का जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसको क्या करना है, हमने ठीक करके साफ सुथरा रखना है। ठीक है, चलिए अगला आता है, नासा ने लॉन्च करा है ट्रेसर पढ़ेंगे इसको, ट्रेसर मिशन, याद रखेंगे, मिशन टू स्टडी अर्थ मैग्नेटिक शील्ड। कुछ याद आया, वोएजर गया था, उसने इंफॉर्मेशन ली थी, और याद करो सोलर विंड्स, जो सोलर फ्लेयर्स हैं उनके बारे में बताया था, एक वॉल बताई थी उसने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कहता है ये जो टेंडिम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक रिकनेसेंस सैटेलाइट विच कंप्राइज अ पेयर ऑफ ट्विन सैटेलाइट होंगी, जो कि क्या पढ़ेंगी यहाँ पर, किसके बारे में पढ़ेंगी सॉरी, अर्थ का जो मैग्नेटिक शील्ड है, जिसको हम मैग्नेटोस्फेयर भी कहते हैं, रुकना जो क्या आता है बेटा अपने पास, ये अपने पास अर्थ है, अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो जो सन से चार्ज पार्टिकल्स आते हैं उससे कौन बचा के रखेगा, हमें कौन बचाएगा, सॉरी हमें कौन नहीं बचाएगा, इस पर्टिकुलरली सैटेलाइट की मदद से हम उनको डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और अर्थ को प्रोटेक्ट यहाँ पर कर पाएंगे, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, किसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे हम, यहाँ पर अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, और इसमें और कुछ नहीं है। अगले वाले पे आते हैं, अगला है पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच। अभी तक हमने क्या देखा था, बसेस देखी थी। ठीक है, पर अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, हाइड्रोजन कोच के बारे में। आपको याद होगा मैंने आपको बहुत पहले एक फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। ठीक है, किसके बारे में बताया था, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि इमेजिन करो इस तरीके का एक फ्यूल सेल होता है। क्या होता है यहाँ पर, इस प्रकार का एक फ्यूल सेल होता है, और इस फ्यूल सेल के अंदर एक तरफ से क्या डाला जाता है, हाइड्रोजन डाला जाता है। और हाइड्रोजन को हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को हम कहते हैं ग्रीन फ्यूल कहते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ से क्या डाला जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पर डाली जाती है। ठीक है, क्योंकि अकेले काम नहीं होगा। अब यहाँ पे एक प्रोसेसिंग होती है, मतलब इनका एक मेथड होता है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग से जो वाटर वेपर यहाँ पर निकलेगा, ठीक है, याद रखना, एक क्या निकलेगा, वाटर वेपर, और एक क्या निकलेगी यहाँ पर, जो हीट निकलेगी, उस हीट से क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा, आपने याद रखना है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं बेटा और समझते हैं। मतलब धीरे धीरे करके जो इंडिया है वो डीजल, क्योंकि जो ट्रेन्स हैं वो किसके बेस पे चलती हैं, डीजल के बेस पे, तो डीजल से हम अपना बर्डन हटाकर किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और नेट जीरो एमिशन कई बार आपको पहले बताया, ठीक है, नेट जीरो एमिशन करना है हमें कब तक, 2070 तक, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो क्या लिखा है, पढ़ते हैं। कहता है इंडियन रेलवेज सक्सेसफुली कंडक्टेड द टेस्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच, जिसको ड्राइविंग पावर कार भी कहा जाएगा। और कहां पर चेक हुआ है, इंटरनल कोच फैक्ट्री कहां पर है, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, ये ट्रेन कितने डब्बों की होगी, तो आप याद रखेंगे 10, जिसमें 2 हाइड्रोजन पावर्ड कार्स लगे होंगे दोनों एंड्स पे, और एंड 8 पैसेंजर कोचेस इन द मिडल सेक्शन। तो बीच में 8 क्या होंगे पैसेंजर्स के लिए, बाकी 2 इस तरीके से बने होंगे। कहता है द टेस्ट इज पार्ट ऑफ IR's इंडियन रेलवे का हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव, जिसमें क्या करना है, डिप्लॉय
35 हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स जो कि क्या कर सकती हैं, हेरिटेज जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो हिली रूट्स हैं, उन पर क्या कर सके, चल फिर सकें या फिर इंफॉर्मेशन दे सके। कहता है 2023 में इंडियन रेलवेज ने अनाउंस करा था इट्स प्लान टू इंट्रोड्यूस 35 हाइड्रोजन ट्रेन अक्रॉस इट्स नेटवर्क, ठीक है। और 2000 इनिशिएटिव क्या लिखा है यहाँ पे, ऑफ IR अ नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2030, पर एक पूरे इंडिया का गोल है, उसमें क्या है, नेट जीरो एमिशन, वो हमें कब तक करना है यहाँ पे, 2030 तक करना, 2070 तक करना है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो फ्यूल सेल होता है बच्चे, वो क्या करता है, जो भी केमिकल एनर्जी होती है उसको क्या कर देता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। और पहली कंट्री जिसने हाइड्रोजन कोचेस का यूज़ करा था, डैट इज जर्मनी, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सेक्शन कौन सा आता है, स्पोर्ट्स का, और स्पोर्ट्स को देखकर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। कहता है लास वेगस फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम जो है वो कहाँ पर हुआ है, तो आप याद रखेंगे नवादा USA में। अब पहला जीते कौन है यहाँ पर, तो क्या नाम आएगा, लेवॉन, आप याद रखेंगे USA से। पर इंडिया से कौन है, तो इंडिया से आप याद रखना है अर्जुन इरिगेसिस, और उसके बाद आर प्रगनंदा, इनका रैंक 6th और 7th है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और जो वर्ल्ड नंबर 1 ग्रैंड मास्टर है मैग्नस कार्लसन, उनका रैंक क्या आ चुका है यहाँ पर, 3rd प्लेस, ठीक है। तो ये देखने वाला है, बस इस तरीके से आप इसको याद करेंगे और इसे खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला वाला। अगला कहता है जापान में बैडमिंटन ओपन हुआ है, ये बेटा आप खुद पढ़ लेंगे, बिल्कुल फैक्चुअल है, बस इसमें याद करने वाला, रटा मारने वाला है, ठीक है। चलिए आगे आता है इसके बाद का IOA के CEO बने हैं, ठीक है। याद करिए, कुछ याद होगा आपको डोपिंग के बारे में, ठीक है। डोपिंग क्या होता है, याद करो, डोपिंग के बारे में क्या बताया था मैंने आपको, कि जिसमें आप इलीगल क्या करते हैं, मेडिसिन वगैरह को लेते, इलीगल मेडिसिन और ड्रग्स को लिया जाता है ताकि प्लेयर अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको क्या कर सकें, यहाँ पर बढ़ा सकें, ठीक है। ये पता है आपको डोपिंग वाला। अब आइए बात करते हैं क्या लिखा है। कहता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, जिसकी प्रेसिडेंट कौन है, PT ऊषा है। इन्होंने रेटिफाई करा है कि रघुराम अय्यर को फुल टाइम CEO बनाया जाएगा और इस्टेब्लिश किया जाएगा एथलेटिक्स एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल। और किसको टैकल करने के लिए, डोपिंग को। तो मैंने आपको बता दिया डोपिंग क्या होता है, इलीगल या बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से क्या लेना, ड्रग्स और मेडिसिन का लेना, ताकि अपनी खेलने की क्षमता को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, ठीक है। कहता है एथलीट्स एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल के अंदर 7 मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक हेड कौन होगा वहाँ पर, रोहित राजपाल। बाकी कौन कौन होंगे इतने काम का नहीं है। और इसका मेन काम क्या होगा कि ट्रांसपेरेंट और फेयर जजमेंट दी जाए, किसमें, डोपिंग केसेस में, और अवेयरनेस फैलाई जाए एथलीट, ट्रेनर और ऑफिशियल्स के बीच में, ठीक है। चलिए अगली वाली आती है आपके पास एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं। अगली वाली का नाम है ड्रोन प्रहार, ठीक है। ये कहाँ किसके साथ हो रही है, तो आप याद रखेंगे म्यांमार के साथ। और म्यांमार के साथ इंडिया कितना किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको याद होगा 1643 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है इंडिया म्यांमार के साथ। आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं म्यांमार के साथ। और आप सबको पता है ऐसी एक्सरसाइजेस क्यों होती रहती हैं, ताकि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ और उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकें, ठीक है। तो याद रखना है ये कहां पर हुई है, तो आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, ये आपने यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला आता है बैंकिंग और इकोनॉमी, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आइए, सेबी ने इंट्रोड्यूस करी है एक, आप ऐसा कह सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करा है जिसका नाम है सामूहिक प्रतिवेदन मंच। क्या नाम है इसका, सामूहिक प्रतिवेदन मंच, आपने इसको नाम याद रखना है, ठीक है। अब क्या है इसका काम समझते हैं, ठीक है बेटा। ये एक कॉमन कंप्लायंस रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है। नहीं समझ में आया, और इजी भाषा में समझते हैं। देखो बेटा क्या होता है, जैसे जो ब्रोकर्स होते हैं, आप सबको पता है ब्रोकर कौन होता है, जो ब्रोकर होते हैं वो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज में क्या करते रहते हैं, रजिस्टर करते हैं। अब बहुत सारे स्टॉक अगर एक्सचेंजेस में क्या करेंगे, वो रजिस्टर होते रहेंगे, तो उनका जो कंप्लायंस बनेगा वो भी रिपोर्ट अलग अलग बनेगी। मतलब उनकी कंप्लायंस रिपोर्ट बनती है, जो ब्रोकर होते हैं जब वो
ब्रोकर क्या करते हैं, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस में रजिस्टर करते हैं, तो उनकी एक कंप्लाइंस रिपोर्ट भी बनती है। और ये क्या करते हैं, अपने अपने मतलब जैसे मान लो मैं कोई ब्रोकर हूँ और मैंने कोई स्टॉक एक्सचेंज का मतलब अपना कोई स्टॉक खरीदा या कुछ भी करा, फिर मैंने उसको कहाँ पर करवा दिया जमा, अपने स्टॉक एक्सचेंज पे। तो ऐसे ही करते करते पता नहीं कितने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और ऐसे करते करते कितनी सारी कंप्लाइंस क्या हो जाती है, रिपोर्ट सबमिट हो जाती हैं। तो अब ये क्या करेगा, जो ये सामूहिक है, सामूहिक मतलब हो गया इकट्ठा, तो अब ये क्या करेगा, अब ये ब्रोकर्स को एक ही जगह पर रिपोर्ट सबमिट करेंगे, मतलब जितने भी ब्रोकर्स हैं और जितने भी डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो और बॉडीज़ हैं, वो क्या करेंगी, उस रिपोर्ट को अपने तरीके से ले लेंगी, डेटा को भी चेक कर पाएंगी और अच्छे तरीके से उसके ऊपर अपना डेटा बना पाएंगी। ठीक है, तो और इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके लिए सिस्टम को यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, तो ये आपने क्लियर रखना है। सेबी कैसी बॉडी है, हम पढ़ चुके हैं नॉन स्टैट्यूटरी, और बाद में कैसी बन चुकी थी स्टैट्यूटरी बॉडी 1992 में। चेयरपर्सन है तुहिन कांता पांडे और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला आता है आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बढ़ चुका है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया रिमोट एरियाज या गांव वाले एरियाज या गांव के या रूरल लोगों को किसके साथ जोड़ना, बैंक के साथ जोड़ना। कहता है आरबीआई का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, जो कि क्या बताता है, डेप्थ एंड रीचेज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री, ये बढ़कर इतना हो चुका है, 4.3% हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर देखा जाता है कि लोगों के पास कितना एक्सेस है, कितना लोग उसे यूज कर रहे हैं और क्या क्वालिटी है उस फाइनेंशियल सर्विसेज की, इसको यहां पर देखा जाता है। तो कहता है आरबीआई ने कंस्ट्रक्ट करा है इस पर्टिकुलरली किस इंडेक्स को, और पूरे के पूरे इंडिया में देखने के लिए। ठीक है, ये इस इंडेक्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त 2021 में। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस किया गया था, अगस्त 2021 में इसको यहां पर पेश किया गया था। अब ये क्या क्या बताता है, देखो कहता है ये कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है जो बैंकिंग के बारे में बताता है, इन्वेस्टमेंट जो लोगों ने पैसा वहां इन्वेस्ट कर रखा है, इंश्योरेंस, पोस्टल और पेंशन सारे सेक्टर्स के बारे में हमें बताता है। ये इंडेक्स कैप्चर करता है बहुत सारे एस्पेक्ट से फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब डेटा इकट्ठा करता है फिर उसको यहाँ पर प्रेजेंट करता है। अब ये इंडेक्स बताता है, इसके 3 ब्रॉड पैरामीटर है। पहला कौन सा है, एक्सेस जो कि 35% है, फिर यूसेज जो कि लोग यूज कर पा रहे हैं, और क्वालिटी कैसी है ये आप यहाँ पर इसके साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लेना इसके साथ का। अगला कहता है आरबीआई ने ग्रांट कर दिया है शेड्यूल बैंक स्टेटस टू दी एनएसडीएल पेमेंट बैंक। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या बोला गया इसके अंदर। तो आरबीआई ने जो एनएसडीएल पेमेंट बैंक है, जो कि अभी तक एक नॉर्मल पेमेंट बैंक था, अब इसे आरबीआई ने शेड्यूल बैंक का स्टेटस दे दिया है। ठीक है, मतलब अब इसको आरबीआई का जो शेड्यूल बैंक की लिस्ट है उसमें जो जो प्रिविलेजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो इसकी बढ़ भी जाएंगी और इसको वो फैसिलिटीज यहाँ पर मिल पाएंगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं, बेटा ध्यान से सुनना, शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई के, जो आरबीआई अपने पास उसका जो मतलब आप ऐसे कह लेंगे, हाँ जो शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं बेटा जो आरबीआई ने अपने सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट, गौर करना, सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में लिख रखे हैं। ठीक है, तो उन बैंक्स को क्या घोषित किया जाता है यहाँ पर, इसके अंदर घोषित किया जाता है एक बैंक को शेड्यूल बैंक। तो आरबीआई कहता है कि अगर किसी को भी क्या बनना है, शेड्यूल बैंक बनना है, तो उसका पेड अप कैपिटल और उसका जो रिजर्व कैपिटल है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 5 लाख, और सर्विसेज पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए, बैंकिंग प्रैक्टिसेस आपकी सेफ होनी चाहिए। तो इन सब मैटर्स को यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो कहता है जो शेड्यूल बैंक होते हैं वो कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, कमर्शियल, और एक कौन से आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो इसके साथ आप ऐड कर लेंगे और ये ऐड हुआ है बस। ठीक है, चलिए अगला वाला ये देखो लिखा है 5 लाख रिक्वायर्ड होना चाहिए, मैंने भी आपको यहाँ पर बता दिया, और उसके बाद इस तरीके से अपने पास मेंटेनेंस होनी चाहिए। अगला आता है मॉनेटरी पेनल्टी लगा दी है कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। अब आपका ये वाला काम रहेगा कि आपने इसे पढ़ लेना है, और कोऑपरेटिव बैंक्स कहाँ पर होते हैं बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए शहरों में होते हैं, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। कोऑपरेटिव बैंक कहाँ पर काम करते हैं बेटे, तो आप याद रखेंगे शहरों में ये काम करते हैं। और कोऑपरेटिव बैंक्स की जब भी हम बात करते हैं
ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और एक होते हैं रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलिए अगला आता है अपने पास, अगला कहता है जो आरआरबी है उसने 196 टू 228 अंडर वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी। आपको याद होगा ये पॉलिसी बहुत पुरानी है, बहुत पहले आई हुई थी। इसमें क्या था कि अगर किसी भी स्टेट में एक से ज़्यादा आरआरबी हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, तो उन सबको मर्ज कर दिया जाएगा। और ये जो कंसोलिडेशन का काम है बेटा, वो कब शुरू हुआ था? वो 2005 में शुरू हुआ था और एक कमेटी इसके लिए बैठी थी। कमेटी का नाम था डॉक्टर व्यास कमेटी, ठीक है। तो डॉक्टर व्यास की एक कमेटी बैठी थी, उन्होंने ये आइडिया दिया था कि इनको क्या कर देना चाहिए था, इनको यहाँ पर मर्ज कर देना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो वही 2005 वाली हो गई, फिर ये वाला हो गया, 19 वाला हो गया। और अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो फेज 4 है, वो क्या कहता है? द नंबर ऑफ आरआरबीज वर रिड्यूस्ड 43 से कितने हो चुके हैं? 28। पर जब हम 2005 की बात करते हैं तब कितने थे? तो तब कितने थे अपने पास? 196। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब कितने हो चुके हैं? 28 हो चुके हैं। और ये कब से इफेक्टिव हुआ? 1 मई 2025 से, याद रखेंगे। आरआरबीज की स्थापना कब हुई थी? 1775, 26 सितंबर 1975 सॉरी। और आरआरबी एक्ट कौन सा था? 1976, ठीक है। याद रखना जितने भी आरआरबी होते हैं इनकी एक ऑनरशिप भी होती है। इसकी ऑनरशिप मतलब इनके मालिक भी होते हैं कोई। तो मालिक कौन कौन होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखेंगे, जिसके पास 50% क्या होता है यहाँ पर? स्टॉक कह सकते हैं आप, यहाँ पे शेयर कह सकते हैं उसको। उसके बाद जो जिस स्टेट में वो हैं उनके 15% शेयर होते हैं। और जो इनको स्पॉन्सर करता है वो उनके कितने होते हैं यहाँ पर? 35%, ठीक है। तो स्पॉन्सर बैंक वगैरह होते हैं। और याद रखना आरआरबी को रेगुलेट कौन करता है? तो आरआरबी को रेगुलेट करते हैं कौन? आरबीआई करते हैं। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा आता है? इंपॉर्टेंट डेज, और डेज पढ़कर वाइंड अप करते हैं। आइए सबसे पहला कौन सा आता है? वर्ल्ड ब्रेन डे। ब्रेन डे की थीम क्या है आप याद रखेंगे? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। और इसके साथ जो जो डेटा है वो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए ये न्यूरोलॉजी के साथ डील करता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी बेस्ड इन लंदन यूके लीड द इनिशिएटिव WHO के साथ मिलकर, ठीक है। तो ये फैक्चुअल है, बिल्कुल आप इसके साथ यहाँ पर कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है नायब तहसीलदार के पेपर का क्वेश्चन हिमाचल का, कि हमने अपना झंडा कब अडॉप्ट करा था? तो इसका आंसर सीधा सीधा था 22 जुलाई को। आइए पढ़ते हैं। कहता है नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे। पहले मुझे ये बताइए, क्या इस नेशनल फ्लैग को बचाने की बात कहीं पे है? बिल्कुल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसका जो आप ऐसे कह लें आर्टिकल नंबर जो 15 है उसका क्लॉज ए, सब क्लॉज ए किसकी बात करता है? टू प्रोटेक्ट नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो हमारे संविधान में इसके बारे में है, बिल्कुल है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। कहता है इसके बाद का एडॉप्शन ऑफ तिरंगा, याद रखना है आपने, ये त्रिरंगा लिखा हुआ ना, तिरंगा आ जाएगा आपके पास। और किसने अडॉप्ट करा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कब? 22 जुलाई 1947 को। और याद रखेंगे डिजाइंड बाय, क्या आंसर आएगा? पिंगाली वेंकैया। क्या नाम आएगा इनका? तो पिंगाली वेंकैया इसका आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है। कहता है जो ट्राई कलर फ्लैग है वो कौन कौन से कलर का है और हर कलर क्या बताता है? ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और याद रखेंगे बीच में क्या है? चक्र है जो कि किस कलर का है? नेवी ब्लू कलर का। और कहता है झंडे की रेशियो कितनी है? तो झंडे की रेशियो 3.2 निकल कर आती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं झंडे की, अगर हम बात करते हैं तो झंडे की जो शुरुआत है बेटा, ठीक है। अब ऐसे समझो कि ये जो आपने पढ़ा ना कि 22 जुलाई 1947 वाला, ठीक है। तो याद रखना ये कहाँ पर डिसाइड हुआ था? तो ये हुआ था विजयवाड़ा, ठीक है, विजयवाड़ा। और विजयवाड़ा कहाँ पर आता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और एक नाम आप और याद रखेंगे जिनका नाम आता है मैडम भिकाजी कामा, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछे कि मैडम भिकाजी कामा की जब हम बात करते हैं, इन्होंने इंडिया का झंडा इंडिया के बाहर, ठीक है, याद रखना 22 अगस्त 1907 को कहां पर लहराया था? तो याद रखना है स्टुगार्ट,
ठीक है। और स्टुगार्ट कहाँ पर आता है, तो आप याद रखेंगे जर्मनी में ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो भारत का झंडा भारत के बाहर लहराने वाली पहली फीमेल भी कौन होती हैं आपके पास, तो आप याद रखेंगे मैडम बिकाजी कामा। और उस झंडे का नाम क्या था उस समय पे, उसका नाम था सप्तऋषि फ्लैग। क्या नाम था उसका, सप्तऋषि फ्लैग। तो जो आज वाला फ्लैग है, ठीक है, उसके अडॉप्शन को या उसके बनने को एक बहुत लंबा टाइम यहाँ पर देखा गया है, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला आता है इनकम टैक्स डे, ठीक है। सबको पता है इनकम टैक्स क्या होता है, जो सैलरीज पे लगता है, ठीक है। कहता है इसको कब बनाया गया था, 1860 में। और कब बनाया गया, 24 जुलाई 1860 को, याद रखना। और बनाने वाला कौन था, सर जेम्स विल्सन था, ठीक है। और क्यों बनाया गया था, क्योंकि क्या हुआ था, जो अपने पास फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं, इसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे कहाँ पर, इंडिया में भी कह सकते हैं, ब्रिटिश इंडिया में उस समय पे क्राइसिस आए थे, इसीलिए इसको यहाँ पर बनाया गया था। तो कहता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924 इंस्टीट्यूशनलाइज द फ्रेमवर्क फर्दर बाय अपॉइंटिंग कमिश्नर ऑफ आईटी अक्रॉस प्रोविंसेस। ये छोड़ो, अब यहाँ पर आओ, देखो क्या लिखा है। इनकम टैक्स एक्ट कब का है, 1961 का। कौन लेकर आया था, पार्लियामेंट। और ये पुराने एक्ट को क्या कर देता है, यहाँ पे रिपील करता है और लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसको, डायरेक्ट टैक्सेशन को, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। और इसकी थीम क्या है, तो आप याद रखेंगे रिस्पॉन्सिबल नेशन, रिस्पॉन्सिबल टैक्सेशन होगा, सॉरी रिस्पॉन्सिबल टैक्सेशन होगा। और हाँ, रिस्पॉन्सिबल टैक्सेशन ऐसे याद रखना। और रेजिलिएंट नेशन, आप इसका आंसर यहाँ पर टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला कौन सा आता है इसके बाद का, अगला आता है वर्ल्ड चेस डे। और आपको पता होना चाहिए कि चेस को क्या नाम दिया जाता है, गौर करेंगे। जब भी हम चेस की बात करते हैं बेटा, तो चेस को क्या नाम दिया जाता है, कार्डियो ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। आप मुझे बताएंगे क्या मतलब हुआ इसका, कि कार्डियो ऑफ द ब्रेन किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे किसे कहा जाता है, चेस को कहा जाता है, ठीक है। इस दिन क्या बना था, तो आप याद रखेंगे ये जो चेस फेडरेशन है, इसकी स्थापना हुई थी, इसी के तौर पर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बना था। बना कहाँ पे था, पेरिस फ्रांस में, पर इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे लाओसाने। और लाओसाने कहाँ पर आता है, स्विट्जरलैंड। ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, ये आपने क्लियर रखना है। और थीम क्या है, एवरी मूव काउंट्स। अच्छा, इंडिया में अगर हम बात करते हैं, इंडिया में चेस की शुरुआत कब हुई है, तो माना जाता है कब हुई है, तो आप याद रखेंगे गुप्ता पीरियड में। कौन से टाइम पीरियड पे, गुप्ता पीरियड में। और अगर आपको याद होगा तो गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, हम गोल्डन एज भी कहते हैं। और उस टाइम पीरियड पे जो ये यूज हुआ था उसे कहते थे चतुरंग, ठीक है। चतुरंग मतलब अब इस तरीके से उसका नाम चतुरंग था उस समय पे। जो इनिशियली चेस थी उसे क्या बोला जाता था यहाँ पर, उसे चतुरंग यहाँ पर कहा जाता था, ठीक है। या चतुरंगा भी आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जब ये पर्शिया गया, मतलब यही गेम जब कहाँ चली गई, पर्शिया चली गई, जो ईरान वाला एरिया है, वहाँ पर इसका नाम क्या आता है, शतरंज। ये इसका नाम वहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। चलिए ये भी होता है आपके पास कंप्लीट। लास्ट वाले पे आते हैं। लास्ट वाले का नाम है आपके पास कारगिल विजय दिवस। आपको क्लासेस में कई बार बताती हूँ ऑपरेशन विजय के बारे में, हम कई बार पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑपरेशन विजय के बारे में कहता है, जो ऑपरेशन विजय है, देखो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। एक ऑपरेशन विजय किसके साथ आता है, जब हमने किसे लिबरेट करा था, गोवा को लिबरेट करा था। और गोवा को किससे लिबरेट करा था, याद करो, पोर्टुगीज से क्या करा था, लिबरेट करा था। जो आपका लेबर इंस्पेक्टर का पेपर था उसमें शायद ये वाला क्वेश्चन था अपने पास, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है जो कारगिल विजय दिवस है वो कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को। आपको याद होगा, आपने शेरशाह मूवी देखी होगी और आपको याद होगा डॉक्टर नहीं, आई एम सो सॉरी, कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में आपको पता होगा, उनकी भी जान इसी में गई थी, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। तो हम ये डे क्यों मनाते हैं, जो जिन भी लोगों ने शहीदी दी है उस दिन, ठीक है, उनको ऑनर करने के लिए, उनकी ब्रेवरी को या उनके सेक्रीफाइस को यहाँ पर हम इस तरीके से मनाते हैं, ठीक है। और ऑपरेशन विजय आपने याद रखना है बेटा। ऑपरेशन विजय कब हुआ था, जब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी। और याद होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी
वाजपेयी वही हैं जिनके टाइम पर कौन सा वाला पोखरण हुआ था, पोखरण टेस्ट हुआ था, ये आप मुझे बताएंगे। पहला हुआ था, दूसरा हुआ था, कौन सा हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ऑनर तो चलो करते ही हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ पर दाव पे लगाई थी, ठीक है। एक बात और आप याद रखेंगे, एक अपने पास याद रखना है आपने, कारगिल वॉर मेमोरियल भी है। क्या अपने पास यहाँ पे कारगिल वॉर मेमोरियल, ये कहाँ पर आता है तो आप याद रखेंगे पहले तो ये बना कब है, सन 2000 में, और आता कहाँ पर है, द्रास, और द्रास कहाँ पर आता है, लद्दाख में। क्लियर रखना है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, एक और आप इसके साथ जोड़ लेंगे। अगर हम देखो कारगिल वॉर में जो हमारी तीनों सर्विसेज हैं, मतलब तीनों फोर्सेज हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, तो इंडियन एयरफोर्स का जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। याद रखना क्या नाम था उसका, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और जो सेकेंड वाला था इंडियन नेवी वाला, उसका नाम था ऑपरेशन तलवार। क्या नाम था उसका, ऑपरेशन तलवार, जिसमें हम जो अरेबियन सी वाली वाटर बॉडी है वहाँ पर प्रेशर बना रहे थे, और कहीं ना कहीं हम उनको क्या कर रहे थे, यहाँ पर डरा रहे थे। डरा नहीं रहे थे, डराना भी कह सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। चलिए, और उसके अलावा आपको एक बात और याद रखना है, ठीक है। एक बात आप और यहाँ पे क्लियर रखेंगे कि ये जो अभी हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है, ये कौन सी वाली एनिवर्सरी थी, तो आप याद रखेंगे 26th एनिवर्सरी थी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपके करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने जो है वो अभी तक जो भी करंट अफेयर मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गए होंगे। जहाँ पर भी आपको डाउट रहेगा वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।